रामायण का युद्ध औरत के लिए, महाभारत का युद्ध जमीन के लिए, ये कलयुग का युद्ध उबलते हुए खून के लिए। करो 24 घंटे सेक्शन 144 लगाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिटी के अंदर पैर न रख पाए। आपने कहा था उसे मारने के लिए हजारों लोग जमा हैं, और यहाँ तो जश्न मनाने के लिए पूरा जनसैलाब है सर। मैदान में उतर गए हो, युद्ध करना ही पड़ेगा। मरे तो वीर गति, जीते तो सिंहासन। युद्ध शुरू करे क्या?
हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं देवल द मूवी। पोस्टर डलते ही ऑडियंस के मन में आ गया कि ये मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर रहेगी और ये मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर ही है। आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। लोग समझने लगे थे कि ये एक गैंगस्टर की मूवी है, अंडरवर्ल्ड भी इसमें शामिल है। यह मूवी बहुत शानदार है और इसमें मेन किरदार है दुर्बल सर का। ये किरदार बहुत शानदार निभाया है इस मूवी में। और प्रदूषण इसमें प्रेम है, जो उनने कहानी बहुत अच्छी लिखी हुई है। संजय दत्त का किरदार बहुत भयंकर का बताया है। वो क्या चीज़ कभी भी किसी चीज़ में बदल देता है। उसने बोल दिया कि यहाँ पर ये है तो पॉलिटिशियन को कहना पड़ता था कि हाँ, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ है। संजय दत्त की पावरफुल देख के देवल पागल हो जाता है और बोलता है मैं आप ही लोगों के साथ में चलूँगा। और इसमें हीरोइनी का भी किरदार बहुत अच्छा निभाया गया है। इसमें हीरोइनी का किरदार शिल्पा शेट्टी ने निभाया है। शिल्पा शेट्टी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। यह मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर है। यह मूवी देखनी चाहिए आप लोगों को। इस मूवी में पॉलिटिशियन और सब पुलिस वाले और एक देवल अकेला रहता है जो अपनी भी दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन संजय दत्त उस गांव वालों को परेशान करने लगते हैं और फिर देवल संजय दत्त के साथ मिल जाता है और संजय दत्त को वो एक कुश्ती में हरा देता है। तो संजय दत्त अपनी वाइफ के लिए उसे बॉडीगार्ड में ज्वाइनिंग करवा देता है कि तुम अब बॉडीगार्ड रहोगे। है वह संजय दत्त के साथ जहाँ भी जाता है साथ में जाता था। फिर एक बार संजय दत्त ने उसे धोखा दे दिया तो वो फिर डेविल गैंगस्टर बन गया और उसने पॉलिटिशियन भी ज्वाइन कर ली। फिर उससे सभी डराने लगे, पॉलिटिशियन वाले भी, पुलिस वाले भी। वो एक भयानक गुंडा बन गया था। यह मूवी बहुत बढ़िया है। आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। मैंने भी देखी है। बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है। इस मूवी में बहुत अच्छे किरदार निभाए हुए हैं जो सभी को देखनी चाहिए। तो गाइस, फॉलो सब्सक्राइबर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साल 2022 को कंडक्ट किया गया था, जिसके साथ फिल्म का प्रोडक्शन फॉर्मली शुरू हुआ। मुहूर्त सेरेमनी के बाद मेकर्स ने प्री प्रोडक्शन, कैरेक्टर डिजाइनिंग, लुक टेस्ट, सेट प्लानिंग और लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रिपरेशन पर काफ़ी वक्त स्पेंड किया। क्योंकि फिल्म को ग्रैंड स्केल पर माउंट किया जा रहा था, इसलिए हर डिपार्टमेंट में डिटेल प्लानिंग की गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी का एक्चुअल फिल्मिंग फेज 22 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ। शूटिंग के दौरान फिल्म के लार्ज एक्शन सीक्वेंस, एलोबरेट सेट पीसेस और स्टाइलाइज्ड विजुअल्स प्रेजेंटेशन पर खास फोकस रखा गया।
डायरेक्टर प्रेम की फिल्म मेकिंग स्टाइल हमेशा से लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग और मास कैरेक्टर्स, स्टाइलिश विजुअल्स और कमर्शियल एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन ऑडियंस को प्रोवाइड कर सके। प्रोडक्शन के इनिशियल अनाउंसमेंट से लेकर फाइनल रिलीज तक केडी द डेविल कन्नड़ा सिनेमा की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक बनी रही। फिल्म ने अपने स्टार कास्ट, हाई प्रोडक्शन वैल्यू और ग्रैंड प्रेजेंटेशन की वजह से रिलीज से पहले ही काफ़ी बuzz जनरेट कर लिया था और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट फैंस और ट्रेड सर्कल दोनों के लिए एक हाईली एंटिसिपेट फिल्म बन गया था। केडी द डेविल की कहानी एक ऐसे इंसान के अराउंड घूमती थी जिसका नाम कालिदास है और यानी काली, और बाद में दुनिया जिसे केडी के नाम से जानने लगती है। कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शुरुआत में काली कोई बड़ा गैंगस्टर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड या अंडरवर्ल्ड किंग नहीं होता, बल्कि वो एक बिल्कुल आम आदमी होता है जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहा है। काली की लाइफ सिंपल है, उसके सपने भी बहुत बड़े नहीं हैं। वो एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया गया है जो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता आ रहा है और वैसे ही जीना चाहता है। कुछ वर्जन्स में उसे एक केरोसिन डीलर के रूप में दिखाया गया है, जबकि कुछ सिचुएशंस में वो पीटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नज़र आता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी का कोर हमेशा एक ही रहता है। वो दिल का बुरा नहीं है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, इमोशंस है और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजर करने की जज्बा रखता है। फिल्म की शुरुआती पोर्शन में ऑडियंस एक ऐसे काली को देखती है जो सोसाइटी के लोअर लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है और हर दिन एक नई चैलेंजेस लेकर आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दुनिया में सरवाइव कर रहा होता है। यहीं से फिल्म का इमोशनल फाउंडेशन तैयार होता है, क्योंकि ऑडियंस पहले काली को एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में समझती है और फिर धीरे धीरे उसके ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करती है। लेकिन हर क्राइम ड्रामा की तरह यहाँ भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो प्रोटोगनिस्ट को पूरी तरह से ज़िंदगी का वो हमेशा के लिए बदल देता है। एक के बाद एक होने वाली गलतियाँ, कुछ बुरे डिसीजंस और कुछ ऐसे सरकमटेंसेस जो उसके कंट्रोल से बाहर होते, काली को धीरे धीरे उस दुनिया के करीब ले जाते जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। ये सिर्फ उसकी पर्सनल गाने में फोक इन्फ्लुएंस और मास अपील दोनों नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये साउंड ट्रैक को रीजनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फिल्म के नैरेटिव में ऐसे गाने ऑडियंस को स्टोरी के जियोग्राफिकल और कल्चरल सेटिंग से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। एल्बम का चौथा ट्रैक है सर से निन्ना सर से गा सर से है। ये इसके लिरिक्स है वो डायरेक्टर राम ने लिखे हुए थे, सिंगर थी ऐश्वर्या रंगराजन ने परफॉर्म किया हुआ था। ये वही सॉन्ग है जिसमें एक्ट्रेस नोरा फतेही स्पेशल अपीयरेंस में सेनोरिटा के रूप में नजर आई थी। फिल्म के प्रमोशनल फेज में ये सॉन्ग काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, क्योंकि नोरा फतेही की डांस परफॉर्मेंसेस ऑडियंस के लिए मेजर अटेंशन और अट्रैक्शन बनी हुई थी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोरियोग्राफी और ग्लैमरस स्टाइलिंग की वजह से ये साउंड ट्रैक सबसे कमर्शियल अपीलिंग सॉन्ग में से एक माना गया। फिल्म के इंटेंस क्राइम नैरेटिव के बीच ये गाना एंटरटेनमेंट विजुअल स्पेक्टेकल को एलिमेंट का ऐड करता है। एल्बम का 5वां सॉन्ग है वो है नुग्गी होडिया और लिरिक्स लिखे हुए थे इस गाने के प्रेम ने, और इस ट्रैक को लेजेंडरी सिंगर शंकर महादेवन ने अपनी एनर्जेटिक वॉइस से परफॉर्म किया था। शंकर महादेवन की पावरफुल वोकल्स की वजह से सॉन्ग में नेचुरल इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट आ जाती है। टाइटल और म्यूजिकल अरेंजमेंट को देखकर ये एक हाई एनर्जी मोटिवेशनल या एक्शन ओरिएंटेड ट्रैक फील होता है। इस तरह के सॉन्ग्स अक्सर हीरो के राइज, कन्फ्रंटेशन या मेजर टर्निंग पॉइंट के साथ यूज़ किए जाते हैं। फिल्म के मास एक्शन एटमॉस्फेयर के लिए ये ट्रैक परफेक्टली फिट होता है और साउंड ट्रैक को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। साउंड ट्रैक के छठा ट्रैक है कम ऑन काली। लिरिक्स डायरेक्टर प्रेम ने लिखे हुए थे। इसे पॉपुलर फोक स्टाइल सिंगर एंथनी दसान ने गाया हुआ था। टाइटल से ही क्लियर हो जाता है कि ये गाना डायरेक्टली प्रोटोगनिस्ट काली के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आता है। इसमें मोटिवेशनल एनर्जी, कॉन्फिडेंस और मास हीरोइज्म का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देखने को मिलता है। एंथनी दसान की रॉ और रस्टिक एनर्जी सिंगिंग स्टाइल गाने को और ग्राउंड लेवल कनेक्ट देती है। फिल्म के नैरेटिव में ये ट्रैक ऑडियंस को हीरो की जर्नी के साथ इमोशनली और एनर्जेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ये साउंड ट्रैक उन सॉन्ग में से एक था जो थिएटर और ओटीटी दोनों एक्सपीरियंस में ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बन जाता है।
अगर पूरे साउंड ट्रैक को देखा जाए तो केडी द डेविल का म्यूजिक एल्बम एक ही टाइप का सॉन्ग तक लिमिटेड नहीं रहता है। इसमें डिवोशनल इंटेंसिटी वाला शिवा शिवा, मास एनर्जी से भरपूर सितगल्ला, फोक फ्लेवर वाला अंतम्मा ज्योति तुकानो, ग्लैमरस डांस नंबर सर से निन्ना सरेगा सर से, एक्शन ड्रिवन नूगी होडी और हीरो सेंट्रिक एंथम कमोन काली जैसे अलग अलग म्यूजिकल मूड्स शामिल है। ये वैरायटी साउंड ट्रैक को इंटरेस्टिंग बनाती है। अर्जुन जान्या ने एल्बम को इसी तरह डिज़ाइन किया कि सॉन्ग फिल्म की किसी ना किसी एक्सपेक्ट को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करे। फिल्म की रिलीज और साउंड ट्रैक की पॉपुलैरिटी के बीच केडी द डेविल एक कंट्रोवर्सी की वजह से भी फंसी हुई थी। ये कंट्रोवर्सी फिल्म के साउंड ट्रैक की एक पॉपुलर गाना पर्टिकुलर सॉन्ग सर से निन्ना सरसेगा से जुड़ी हुई थी, जो एल्बम मोस्ट टॉक्ड अबाउट ट्रैक में से एक बन गया था। जब यह गाना रिलीज़ हुआ तब शुरुआत में ऑडियंस का अटेंशन इसका ग्रैंड प्रेजेंटेशन, ग्लैमरस विजुअल्स और स्टार पावर की तरफ गया था। सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेस, डांसर नोरा फतेही और संजय दत्त प्रोमिनेंटली नजर आते। फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन में भी ये ट्रैक काफ़ी एग्रेसिवली मार्केट किया गया था, जिसकी वजह से रिलीज़ के तुरंत बाद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। लेकिन जिस चीज़ से गाने को अटेंशन दिलाई वही बाद में कंट्रोवर्सी की वजह भी बन गई थी। ऑडियंस को के एक सेक्शन ने इस सॉन्ग के लिरिक्स के प्रेजेंटेशन को लेकर नाराज़गी जाहिर करनी शुरू कर दी थी, पर्टिकुलरली गाने के हिंदी लैंग्वेज वर्जन में, और उसके लिरिक्स कंटेंट को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। कई व्यूअर्स ने ये आर्गुमेंट की दिया कि सॉन्ग के कुछ लिरिक्स अननेसेसरली सजेस्टिव लग रहे थे और उनका मानना था कि इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत फिल्म के नैरेटिव में नहीं थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर डिस्कशन और डिबेट्स बढ़ने लगी थी और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स ने अपनी रिएक्शन पोस्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने गाने को सिर्फ एक कमर्शियल डांस नंबर्स और एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के रूप में देखा, जबकि दूसरे ग्रुप ने इसके लिरिक्स के ऑब्जेक्शनल पार्ट को भी फिंगर आउट करके दिखाया। क्रिटिक्स और ऑनलाइन यूज़र के एक सेक्शन ने गाने के वल्गर, डबल मीनिंग और ओवरली सजेस्टिव तक डिस्क्राइब किया था। उनका कहना था कि लिरिक्स और विजुअल प्रेजेंटेशन फैमिली ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं लग रहे थे। इस वजह से डायरेक्टर प्रेम और प्रोडक्शन बैनर केविन प्रोडक्शन दोनों ने ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। कंट्रोवर्सी बढ़ने के साथ साथ डिस्कशन सिर्फ सॉन्ग तक सीमित नहीं रही। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी एक वाइडर डिबेट शुरू हो गई थी कि कमर्शियल सिनेमा में क्रिएटिव फ्रीडम और ऑडियंस सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने फिल्म मेकर्स के आर्टिस्टिक फ्रीडम को सपोर्ट किया, जबकि कुछ ने कहा कि पब्लिक कंटेंट रिलीज़ करते वक्त सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इसी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब देखने को मिला जब बैकलैश लगातार बढ़ता गया और पब्लिक प्रेशर काफ़ी इंटेंस हो गया। ऑडियंस रिएक्शन और ऑनलाइन क्रिटिसिज्म के बीच आखिरकार सस्से निन्ना सेरेगा सरसे का वीडियो यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। वीडियो के रिमूवल ने कंट्रोवर्सी को और भी ज़्यादा अटेंशन दिलाई, क्योंकि अब ये सिर्फ एक क्रिटिसाइज सॉन्ग नहीं रहा था, बल्कि कन्नड़ा सिनेमा की रिसेंट ईयर्स में सबसे डिस्कस प्रमोशनल कंट्रोवर्सीज में से एक बन गया था। कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और फिल्म डिस्कशन कम्युनिटीज़ में इस मुद्दे पर अलग अलग ओपिनियन सामने आए। एक तरफ ऐसे व्यूअर्स थे जो मानते थे कि सॉन्ग को रिमूव करना ऑडियंस सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट करने के लिए ज़रूरी था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि कंट्रोवर्सीज को सोशल मीडिया का ने ज़रूरत से ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया था और क्रिएटिव कंटेंट को जज करते वक्त कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर किया जाना चाहिए था। चाहे ओपिनियन अलग अलग रहे हो, लेकिन एक बात क्लियर थी कि सर से निन्ना सेरा गया सर से कंट्रोवर्सी ने फिल्म के प्रमोशनल फेज को काफ़ी अफेक्ट किया। सॉन्ग रिलीज़ के बाद जो अटेंशन सिर्फ म्यूजिक और स्टार कास्ट पर सेंटर थी, वो धीरे धीरे लिरिक्स, सेंसरशिप, ऑडियंस रिएक्शंस और क्रिएटिव फ्रीडम जैसे टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट हो गई। इसी वजह से ये इंसिडेंट केडी द डेविल की प्रोडक्शन और रिलीज जर्नी के एक नोटेबल चैप्टर बन गया, और जिसके चलते साउंड ट्रैक और प्रमोशनल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट माना जाता है। फिल्म के रिलीज फेज की बात करें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि केडी द डेविल उन प्रोजेक्ट में से एक थी जिसे ऑडियंस काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन शेड्यूल, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और रिलीज प्लानिंग की वजह से प्रोजेक्ट कई बार डिले होता हुआ नजर आया।
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केडी द डेविल 30 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज करवा दिया गया। फिल्म जब सिनेमा में पहुंची तब तक इसके ट्रेलर, सॉन्ग्स और स्टार स्टड कास्ट की वजह से ऑडियंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो चुकी थी। ध्रुव सरजा के फैंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रिलीज थी क्योंकि फिल्म को उनके करियर के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक के रूप में देखा जा रहा था और उसी तरह प्रेजेंट किया जा रहा था। रिलीज से पहले ही फिल्म को CBFC की तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। फिल्म के इस कंटेंट को देखते हुए CBFC ने एडल्ट रेटिंग कैटेगरी में इसको सर्टिफाई किया है। इस डिसीजन का प्राइमरी रीज़न ये था कि दिखाई गई जो वायलेंस है, ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस है और इंटेंस क्राइम रिलेटेड कंटेंट था, उसी वजह से इसको ए रेटेड सर्टिफिकेशन दिया गया था। यह सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं फिल्म के टोन को भी डिफाइन करता है। केडी द डेविल कोई लाइट हार्टेड कमर्शियल एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि एक डार्क गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर भी थी जहां अंडरवर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, रिवेंज ड्रिवन कन्फ्रंटेशन और वायलेंट पावर स्ट्रगल कहानी का मेजर हिस्सा थे। इसी वजह से मेकर्स ने भी फिल्म को मेच्योर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट किया था। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के बाद वर्ल्ड वाइड लेवल पर अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ और 64 लाख का ग्रॉस कलेक्शन रजिस्टर किया हुआ था, जिसमें इंडिया से इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 24 करोड़ 64 लाख का टोटल आया था और इसमें इस फिल्म को रिलीज नहीं दी गई थी। इसका नेट कलेक्शन इंडिया का था वो 21 करोड़ 64 लाख का था और इस फिल्म के जो 24 करोड़ 64 लाख का ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग करीबन 13,798 में से आया हुआ था। बॉक्स ऑफिस नंबर को देखकर ये साफ नज़र आता है कि फिल्म के मेजर बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से ही आया और ट्रेड सर्कल में भी फिल्म की परफॉर्मेंस को लेकर मिक्स डिस्कशन देखने को मिली। एक तरफ फिल्म के ग्रैंड स्केल स्टार कास्ट और प्रोडक्शन वैल्यू को अप्रिशिएट किया गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ एनालिटिक्स का मानना था कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स और मैसिव हाइप के लेवल तक नहीं पहुंच सका, जिसके चलते रिलीज से पहले ही जो क्रिएट हुआ था उस लेवल की फिल्म नहीं पहुंच पाई। लेकिन थिएट्रिकल रन के दौरान फिल्म ने एक्शन लवर और मास सिनेमा ऑडियंस के बीच अपनी डेडिकेशन फॉलोइंग जरूर डेवलप की। ध्रुव सरजा के एक्शन सीक्वेंस, संजय दत्त का इंटीमेटिंग प्रेजेंस और फिल्म के गैंगस्टर बैकड्रॉप को ऑडियंस ने डिस्कशन का मेजर टॉपिक बना रहा था। सीक्वल की बात करें तो केडी द डेविल की सबसे इंटरेस्टिंग सरप्राइज में से एक उसका एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिला। जब फिल्म अपने कंक्लूजन पर पहुंचती है और क्रेडिट रोल होना शुरू होते तब मेकर ऑडियंस को एक फ्यूचर एक्सपांसन का हिंट देते। एंड क्रेडिट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि फिल्म का सीक्वल डेवलप किया जाएगा जिसका टाइटल होगा KD2 एविल्स किंगडम। यह अनाउंसमेंट फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग थी क्योंकि पहली फिल्म के इवेंट के बाद भी केडी की दुनिया में कई अनअंसर्ड पॉसिबिलिटीज़ और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बचे हुए नज़र आते हैं। टाइटल एविल्स किंगडम खुद एक लार्जर स्केल स्टोरी की तरफ इशारा करता है, जहां पहली फिल्म एक ऑर्डिनरी इंसान के केडी बनने की जर्नी को एक्सप्लोर करती है, वहीं सीक्वल के टाइटल से ये इंप्रेशन मिलता है कि अगली फिल्म अंडरवर्ल्ड एम्पायर, पावर एक्सपांसन और भी डेंजरस क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट को फोकस कर सकती है। फिल्म के फाइनल मोमेंट और सीक्वल टीज को देखकर कई व्यूअर्स ने स्पेकुलेट किया कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में केडी की क्रिमिनल हायरार्की में बढ़ती हुई पोजीशन, नए राइवल्स और अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये अनाउंसमेंट क्लियरली इंडिकेट करती है कि मेकर्स केडी फ्रेंचाइज को एक स्टैंड अलोन फिल्म के तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और इसे एक यूनिवर्स और फ्यूचर में एक्सपांड करके एक बड़े प्लानिंग के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। फिल्म की थिएट्रिकल रन के बाद अगला बड़ा सवाल था OTT रिलीज़, और OTT रिलीज़ के लिए अच्छे खासे प्राइस में पहले राइट्स बेच दिए गए थे, जहां पे 5 जून 2026 को ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने जो राइट्स खरीदे हुए थे उसके मुताबिक केडी द डेविल के रिलीज़ किया हुआ था। OTT रिलीज़ के साथ कन्नड़ा लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं थी। इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को मल्टीपल वर्जन्स में डब किया था और साथ ही में अलग अलग रीजन के व्यूअर्स ने भी आसानी से इस फिल्म को एंजॉय कर सके। उस वजह से ZEE5 नेटवर्क ने 5 जून 2026 को कन्नड़ा के साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में भी डब करके ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ था। तो और केडी द डेविल की जो OTT पे रिलीज़ हुई उसके बाद में भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद में KD2 जो एविल किंगडम की जो अनाउंसमेंट होती है एंड में, केडी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है वो दिखाती है, वो हिंट देती है, उससे लोगों का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया।
तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो ऑफिशियली केडी द डेविल नाम के साथ ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे ये फिल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। केडी द डेविल एक 2026 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के वेल नोन फिल्म मेकर प्रेम ने डायरेक्ट और राइट किया हुआ है। फिल्म को वेंकट के नारायण ने प्रोड्यूस किया है अंडर KVN प्रोडक्शन, जो रिसेंट ईयर में कन्नड़ा सिनेमा के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक माना जाता है। अपने ग्रैंड स्केल स्टार स्टंट कास्ट और मास एक्शन प्रेजेंटेशन की वजह से केडी द डेविल रिलीज से पहले ही काफ़ी डिस्कशन का हिस्सा बन गई थी। फिल्म के टेक्निकल टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई थी। इसका सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने हैंडल किया हुआ है, जिन्होंने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, पीरियड, एटमॉस्फेयर और लार्जर देन लाइफ विजुअल्स को स्क्रीन पर इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग की जिम्मेदारी संकेत आचार्य के पास थी, जिन्होंने फिल्म के फास्ट पेस थ्रिलर नैरेटिव को मेंटेन करने की कोशिश की। वहीं म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर अर्जुन जान्या ने कंपोज किया हुआ था, जिनका नाम कन्नड़ा सिनेमा के पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर में शामिल होता है। उनके स्कोर फिल्म के एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। लगभग 141 मिनट की रनिंग टाइम वाली ये फिल्म इंडिया में बनी एक कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है, लेकिन इसका स्केल और कास्टिंग देखकर साफ पता चलता है कि मेकर सिर्फ रीजनल ऑडियंस तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। फिल्म को पैन इंडिया अपील देने के लिए अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर्स को कास्ट किया गया था। अगर फिल्म के प्रोडक्शन जर्नी की बात करें तो केडी द डेविल का सफ़र काफ़ी पहले शुरू हो गया था। 18 अप्रैल 2022 को एक्टर ध्रुवा सर्जा ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो डायरेक्टर प्रेम और प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण के साथ एक नया प्रोजेक्ट पर काम करने वाले। उस वक्त फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील नहीं किया गया और इसे टेम्पररी नाम #KVN4 के साथ अनाउंस किया गया था। इस अनाउंसमेंट के साथ कन्नड़ा सिनेमा फैंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी गई थी, क्योंकि ध्रुवा सर्जा और प्रेम दोनों ही मास एंटरटेनर्स के लिए जाने जाते हैं। कई महीनों तक प्रोजेक्ट के बारे में सस्पेंस बना रहा और फैंस फिल्म के टाइटल और फर्स्ट लुक के इंतज़ार करते रहे। आखिरकार 20 अक्टूबर 2024 को मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल टाइटल केडी द डेविल अनाउंस किया। टाइटल रिवील होते ही ऑडियंस के बीच में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई, क्योंकि नाम से ही एक डार्क, पावरफुल, मिस्टीरियस कैरेक्टर की झलक मिल रही थी। द डेविल सबटाइटल ने फिल्म के टोन और इंट्रिगिंग बना दिया था, क्योंकि लोगों को स्पेकुलेशन करने लगे थे कि कहानी एक डेंजरस गैंगस्टर, एंटी हीरो या अंडरवर्ल्ड फिगर के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। फिल्म की फीमेल लीड के रूप में एक्ट्रेस रिस्मा ननैया को कास्ट किया गया। उनकी एंट्री ने फिल्म को रोमांटिक और इमोशनल एंगल को लेकर भी ऑडियंस के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया। लेकिन केडी द डेविल की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक उसकी मल्टी स्टार कास्ट थी। फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त को एक इम्पोर्टेंट रोल में कास्ट किया गया। संजय दत्त की इस प्रेजेंस ने प्रोजेक्ट को पैन इंडिया लेवल पर अटेंशन दिलाई, क्योंकि उन्होंने रिसेंट ईयर्स में साउथ इंडियन सिनेमा की कई बड़ी फिल्म में मेमोरेबल कैरेक्टर प्ले किए हैं। उनके साथ एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी एक सिग्निफिकेंट रोल में नजर आई, जो ऑडियंस के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग कास्टिंग चॉइस में से एक थी। इसके अलावा कन्नड़ा सिनेमा के लेजेंडरी स्टार वी रविचंद्रन, वर्सेटाइल एक्टर रमेश अरविंद और एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही भी फिल्म में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का हिस्सा बनी। इस इतनी डाइवर्स कास्ट ने फिल्म को एक मल्टी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का फील दिया, जहां हर एक्टर अपने अलग स्क्रीन प्रेजेंस और फैन बेस के साथ फिल्म की रीच को एक्सपांड कर रहा था। फिल्म की शूटिंग प्रोसेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। प्रोजेक्ट का ऑफिशियल मुहूर्त शॉट 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट किया गया था, जिसके साथ फिल्म का प्रोडक्शन फॉर्मली शुरू हुआ। मुहूर्त सेरेमनी के बाद मेकर्स ने प्री प्रोडक्शन, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, लुक टेस्ट, सेट प्लानिंग और लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रिपरेशन पर काफ़ी वक्त स्पेंड किया। क्योंकि फिल्म को ग्रैंड स्केल पर माउंट किया जा रहा था, इसलिए हर डिपार्टमेंट में डिटेल प्लानिंग की गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी का एक्चुअल फिल्मिंग फेज 22 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ। शूटिंग के दौरान फिल्म के लार्ज एक्शन सीक्वेंस, एलोबरेट सेट पीसीस और स्टाइलाइज्ड विजुअल्स प्रेजेंटेशन पर खास फोकस रखा गया। डायरेक्टर प्रेम की फिल्म मेकिंग स्टाइल हमेशा से लार्जर देन लाइफ स्टोरी
स्टोरी टेलिंग और मास अपील के लिए जानी जाती है, और केडी द डेविल में भी वही अप्रोच क्लियरली नज़र आती है। मेकर्स का ऑब्जेक्टिव एक ऐसी एक्शन थ्रिलर क्रिएट करना था जो इंटेंस एक्शन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, स्टाइलिश विजुअल्स और कमर्शियल एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन ऑडियंस को प्रोवाइड कर सके। प्रोडक्शन के इनिशियल अनाउंसमेंट से लेकर फाइनल रिलीज तक केडी द डेविल कन्नड़ा सिनेमा की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक बनी रही। फिल्म ने अपने स्टार कास्ट, हाई प्रोडक्शन वैल्यू और ग्रैंड प्रेजेंटेशन की वजह से रिलीज से पहले ही काफ़ी बज़ जनरेट कर लिया था, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट फैंस और ट्रेड सर्कल दोनों के लिए एक हाईली एंटिसिपेट फिल्म बन गया था। केडी द डेविल की कहानी एक ऐसे इंसान के अराउंड घूमती थी जिसका नाम कालिदास है, और यानी काली, और बाद में दुनिया जिसे केडी के नाम से जानने लगती है। कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शुरुआत में काली कोई बड़ा गैंगस्टर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड या अंडरवर्ल्ड किंग नहीं होता, बल्कि वो एक बिल्कुल आम आदमी होता है जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहा है। काली की लाइफ सिंपल है, उसके सपने भी बहुत बड़े नहीं हैं। वो एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया गया है जो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता आ रहा है, और वैसे ही जीना चाहता है। कुछ वर्जन्स में उसे एक केरोसिन डीलर के रूप में दिखाया गया है, जबकि कुछ सिचुएशंस में वो पेटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नज़र आता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी का कोर हमेशा एक ही रहता है। वो दिल का बुरा नहीं है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, इमोशंस है, और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजर करने की जज्बा रखता है। फिल्म की शुरुआती पोर्शन में ऑडियंस एक ऐसे काली को देखती है जो सोसाइटी के लोअर लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और हर दिन एक नई चैलेंजेस लेकर आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दुनिया में सरवाइव कर रहा होता है। यहीं से फिल्म का इमोशनल फाउंडेशन तैयार होता है, क्योंकि ऑडियंस पहले काली को एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में समझती है और फिर धीरे धीरे उसके ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करती है। लेकिन हर क्राइम ड्रामा की तरह यहाँ भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो प्रोटोगनिस्ट को पूरी तरह से ज़िंदगी का हमेशा के लिए बदल देता है। एक के बाद एक होने वाली गलतियाँ, कुछ बुरे डिसीजंस और कुछ ऐसे सरकमटेंसेस जो उसके कंट्रोल से बाहर होते, काली को धीरे धीरे उस दुनिया के करीब ले जाते जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। ये सिर्फ उसकी पर्सनल मिस्टेक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिस्टम, सोसाइटी और सरकमटेंसेस के बीच फंसकर एक नए रास्ते पर चलने लगता है। इसी दौरान उसका सामना पावरफुल क्राइम सिंडिकेट्स और डेंजरस अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से होता है। पहले ये एनकाउंटर सिर्फ एक्सीडेंटल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिक्स और गैंग राइवलरी का हिस्सा बनता चला जाता है। जिस दुनिया को वो पहले दूर से देखता था, अब वही दुनिया उसकी रियलिटी बनने लगती है। काली के कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका फैसिनेशन और एडमायरेशन एक खौफनाक डॉन के लिए, जिसका नाम होता है धाक देवा। धाक देवा सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड में एक लीजेंड की तरह देखा जाता है। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर आ जाता है। क्राइम वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन इतनी पावरफुल है कि लोग उसके सामने खड़े होने से भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। काली बचपन या जवानी से ही धक देवा जैसे पावरफुल आदमी की इमेज से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। जब एक आम इंसान बार बार पावर, रिस्पेक्ट और फियर को एक ही आदमी के नाम से साथ जुड़ा हुआ देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उस लेवल तक पहुंचने की चाहत पैदा होने लगती है। इसी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से काली धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है जो उसकी पुरानी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिल्म सिर्फ गैंग वॉर्स और क्राइम सिंडिकेट की कहानी नहीं है, इसके इमोशनल पिलर्स, उसके रिलेशनशिप है जो कहानी को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। सबसे पहले आता है उसका रिश्ता उसके भाई धर्मा के साथ। धर्मा और काली एक दूसरे से बहुत अलग पर्सनालिटीज़ रखते हैं। जहाँ काली सरकमटेंसेस के साथ फ्लो करने के लगता है, वहीं धर्मा प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ पर जीने वाला इंसान है। उसके लिए सही गलत के बीच की लाइन बहुत क्लियर है। वो हमेशा काली को सही रास्ते पर
रखना चाहता है, उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर रखने की कोशिश करता है। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश फिल्म की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। एक तरफ खून का रिश्ता है, भाइयों का प्यार है और फैमिली बॉन्ड है। दूसरी तरफ पावर, सर्वाइवल और क्राइम की दुनिया है जो काली को अपनी तरफ खींच रही है। काली और धर्मा के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट कहानी को सिर्फ एक्शन थ्रिलर नहीं रहने देता, बल्कि एक इमोशनल फैमिली ड्रामा का लेयर भी ऐड करता है। काली की लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लक्ष्मी। लक्ष्मी सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड और एसर्टिव वुमन है जो काली के डिसीजंस को चैलेंज करने की हिम्मत रखती है। जब दुनिया काली को गैंगस्टर बनने की तरफ धकेल रही होती है, तब लक्ष्मी उसे उसके असली इंसान होने की याद दिलाती रहती है। उनके बीच की रिलेशनशिप इमोशनल सपोर्ट, डिसएग्रीमेंट्स और पर्सनल स्ट्रगल से भरा हुआ है। लक्ष्मी काली की लाइफ में एक ऐसे एंकर की तरह काम करती है जो उसे पूरी तरह से अंधेरे में डूबने से रोकने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, काली का अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्वमेंट और गहरा होता जाता है। अब ये सिर्फ पैसे कमाने या सर्वाइवल का इश्यू नहीं रहता, ये उसके आइडेंटिटी का सवाल बन जाता है। क्या वो वही सिंपल काली है जो कभी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था, या फिर वो अब सच में केडी बन चुका है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग खौफ खाते हैं। फिल्म का मेजर थीम इसी आइडेंटिटी क्राइसिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अंडरवर्ल्ड में हर नाम नया कदम के साथ काली अपने पुराने वर्जन की से दूर जाता है। हर बेट्रायल, हर वायलेंट एनकाउंटर और हर पावर स्ट्रगल उसके कैरेक्टर को और ज़्यादा हार्ड बना देता है। धीरे धीरे ऑडियंस देखती है कि एक ऑर्डिनरी अंडरडॉग कैसे क्रिमिनल हायरार्की के अंदर एक फियर्ड और इन्फ्लुएंशियल फिगर में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन पावर के साथ एनिमीज़ भी आते हैं। जब काली की पोजीशन बढ़ने लगती है तो उसके आसपास बिट्रायल का सर्कल भी एक्सपांड होने लगता है। जो लोग कल तक उसके दोस्त थे वो आज उसके खिलाफ हो सकते हैं। जो लोग उसे साथ खड़े नज़र आते हैं वो कभी भी अपना साइड बदल सकते हैं। इसी वजह से फिल्म में ट्रस्ट एक लग्जरी बन जाता है। कोई भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। कहानी का कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे फैमिली प्रोटेक्शन, पर्सनल रिवेंज और सर्वाइवल के बीच के शिफ्ट होता जाता है। काली को सिर्फ अपनी जान बचानी नहीं होती, बल्कि उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होता है जो उसके लिए सब कुछ है, और यहीं से उसकी जर्नी और डेंजरस हो जाती है। फिल्म के सेकेंडरी एलिमेंट भी स्टोरी को काफ़ी डेप्थ देते हैं। लॉ इन्फॉर्मेंट्स एजेंसी की मैनिपुलेशन, करप्ट सिस्टम्स, पॉलिटिकल प्रेशर और राइवल गैंग्स के हिडन एजेंडा काली की कहानी के स्टेक्स को और बड़ा बना देते हैं। पुलिस, पॉलिटिशियंस और गैंग लीडर्स के बीच चलने वाले पावर गेम्स ये दिखाते हैं कि अंडरवर्ल्ड का सिर्फ गन्स और वायलेंस से नहीं चलता। इसके पीछे इन्फ्लुएंस, मनी, पॉलिटिक्स और सीक्रेट डील्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हर कैरेक्टर के पास कोई ना कोई हिडन मोटिव है और इसी वजह से पूरी दुनिया एक केओटिक बैटलफील्ड बन जाती है जहां अलायंसेस परमानेंट नहीं होती है। आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है और आज का एनिमी कल का एलाई। और फिल्म का नैरेटिव इस अनसर्टेनिटी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है। ऑडियंस कभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाती कि अगला बिट्रायल कहाँ से आने वाला है, कौन सी तरफ से खड़ा होकर आने वाला है। आखिरकार केडी द डेविल सिर्फ एक गैंगस्टराइज स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सरकमटेंसेस के हाथों बदलने पर मजबूर हो जाता है। ये पावर की कीमत, लॉयल्टी की वैल्यू, फैमिली की इम्पोर्टेंस और रिवेंज की कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करता है। काली की जर्नी एक ऑर्डिनरी इंसान से अंडरवर्ल्ड के फियर्ड नाम केडी तक पहुंचने की जर्नी है, लेकिन इस सफ़र में वो जितनी पावर हासिल करता है उतनी ही अपने आप को खोने का रिस्क भी उठाता है। और यही चीज़ फिल्म की कहानी को सिंपल एक्शन थ्रिलर से ऊपर उठा के एक लेयर्ड क्राइम ड्रामा में कन्वर्ट कर देती है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है उसकी स्टार स्टड एजेंबल कास्ट, जहां कन्नड़ा सिनेमा, बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई पॉपुलर चेहरे एक ही स्क्रीन पर नज़र आते हैं। हर कैरेक्टर को कहानी में एक स्पेसिफिक पर्पस दिया गया है और यही वजह है कि फिल्म सिर्फ एक सिंगल हीरो नैरेटिव बनकर नहीं रह पाती, बल्कि मल्टीपल पावरफुल पर्सनालिटीज़ के क्लैश और इंटरेक्शन से और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। सबसे पहली बात करते हैं फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर की, कालिदासा यानी कि केडी। फिल्म के प्रोटोगनिस्ट कालिदासा यानी केडी का रोल कन्नड़ा एक्शन स्टार ध्रुवा सर्जा ने प्ले किया है। पूरी कहानी इसी कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। शुरुआत में केडी एक ऑर्डिनरी
और सिंपल इंसान होता है, लेकिन सरकमटेंसेस, बिट्रायल और अंडरवर्ल्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। ध्रुवा सर्जा ने कैरेक्टर के दो अलग फेजेस को पोर्ट्रे किया है। एक तरफ वो इमोशनल, फैमिली ओरिएंटेड और ग्राउंडेड काली को दिखाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑडियंस के उसके अंदर ग्रेजुअली डेवलप होते हुए रूथलेस गैंगस्टर केडी को दिखाती है। कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन ही फिल्म का इमोशनल और ड्रामेटिक बैकबोन बन जाता है। फिल्म के कई क्रूशल मोमेंट्स में ध्रुवा का स्क्रीन प्रेजेंस और मास एक्शन इमेज प्रोमिनेंट दिखाई देती है। उसके अंदर उसके कैरेक्टर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ऑडियंस उसके स्ट्रगल को भी समझे और उसके राइज को भी इंजॉय करे। फिल्म में अंडरवर्ल्ड के सबसे फियर्ड और इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर्स में से एक है धाक देवा, जिसे बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने पोर्ट्रे किया है। धाक देवा सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, अंडरवर्ल्ड में उसका नाम एक लीजेंड की तरह लिया जाता है। लोग उसे सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं देते बल्कि उससे डरते भी है। उसकी रेपुटेशन इतनी पावरफुल है कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस की कई सिचुएशंस का आउटकम बदल देता है। काली के चेहरे पर भी धाक देवा का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है और उस कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की रीज़न काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे पावर, पॉलिटिक्स और जो डायनेमिक्स है वो सभी चीज़ों की वजह से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। जब एक यंग और एम्बिशियस इंसान पावर और फियर का इतना बड़ा सिंबल देखता है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट उसकी सोच पर पड़ता है। संजय दत्त का रगेड पर्सनालिटी, हेवी डायलॉग डिलीवरी और इंटीमेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस इस कैरेक्टर को और भी मेमोरेबल बना देती है। फिल्म का मेजर पावर डायनेमिक्स में धाक देवा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिल्म में सत्यवती का कैरेक्टर निभाती हुई नजर आएगी। सत्यवती कहानी के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो सिर्फ बैकग्राउंड प्रेजेंस नहीं रखती बल्कि नैरेटिव के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। उनका कैरेक्टर स्ट्रेंथ, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। फिल्म में सत्यवती को एक डिग्निफाइड और पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। कई सिचुएशंस में उसकी प्रेजेंस इमोशनल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को इंटरेस्टिंग बनाती है। शिल्पा शेट्टी की कास्टिंग ने फिल्म को पैन इंडिया अटेंशन दिलाने में काफ़ी मदद दी है, क्योंकि ये उनके करियर का नोटेबल साउथ इंडियन प्रोजेक्ट में से एक माना गया था। कन्नड़ा सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर, फिल्म मेकर वी रविचंद्रन भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे, जिन्होंने अनयप्पा का रोल प्ले किया हुआ है। अनयप्पा कहानी के उन सीनियर और इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर्स में से एक है जिनकी प्रेजेंस स्टोरी को इमोशनल वेट और मैच्योरिटी देती है। उनका कैरेक्टर एक्सपीरियंस, विजडम और अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन लगता है। रविचंद्रन के डिसीजंस, लॉन्ग सिनेमेटिक एक्सपीरियंस उनके परफॉर्मेंस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली फील होने लगती है। फिल्म में उनका रोल मल्टीपल कैरेक्टर्स और इवेंट के बीच में एक कनेक्टिंग फोर्स की तरह काम करता है। वर्सटाइल एक्टर रमेश अरविंद भी फिल्म में नजर आएंगे, जिन्होंने धर्मा के रोल में काम किया हुआ है। धर्मा का कैरेक्टर कहानी का मॉरल कॉम्पास में माना जाता है। वो प्रिंसिपल्स, एथिक्स और फैमिली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ काली धीरे धीरे क्राइम और पावर की दुनिया में खींचता चला जाता है, वहीं धर्मा उसे सही और गलत का फ़र्क समझाने की कोशिश करता रहता है। काली और धर्मा के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामेटिक एस्पेक्ट में से एक है। दोनों कैरेक्टर की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन उनके बीच फैमिली बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। रमेश अरविंद के कैरेक्टर को काम, मेच्योर और इमोशनली लेयर्ड पर्सनालिटी के साथ पोर्ट्रे किया है, जो कहानी को सिर्फ एक्शन ड्रिवन होने से बचाता है। फिल्म की फीमेल लीड में आपको मच्चा लक्ष्मी के रोल में नजर आएगी एक्ट्रेस रिस्मा ननिया। मच्चा लक्ष्मी या लक्ष्मी काली की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है बल्कि काली का इमोशनल जर्नी का मेजर पिलर है। जब काली की दुनिया क्राइम, वायलेंस और रिवेंज की तरफ बढ़ने लगती है, तब लक्ष्मी उसके अंदर बची हुई ह्यूमैनिटी और इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करती है। कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट और आउटस्पोकन नेचर के साथ प्रेजेंट किया गया है। वो ज़रूरत पड़ने पर काली के डिसीजंस को चैलेंज भी करती है और उसके सपोर्ट भी करती है।
उनका रिलेशनशिप फिल्म का इमोशनल मोमेंट और इम्पैक्टफुल बना देता है। कन्नड़ा सिनेमा के पॉपुलर एक्टर पी रविशंकर फिल्म में सूर्यप्पा आईपीएस का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। सूरप्पा लॉ इन्फोर्समेंट का साइड का एक मेजर रिप्रेजेंटेशन है। जब अंडरवर्ल्ड गैंग्स और क्रिमिनल नेटवर्क्स अपनी पावर एक्सपांड कर रहे होते तब सूरप्पा जैसे ऑफिसर सिस्टम को दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन केडी द डेविल की दुनिया सिंपल ब्लैक एंड वाइट मोरालिटी पर ऑपरेट नहीं करती। यहाँ पुलिस सिस्टम भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन और प्रेशर से अफेक्टेड नजर आती है। इसी वजह से सूरप्पा का कैरेक्टर कहानी में सस्पेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ऐड करता है। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही, इस फिल्म में आपको सर से निन्ना सरेगा सर से करके जो गाना है उसमें से स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएंगी। उनका कैरेक्टर सेनोरिटा के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये अपीयरेंस प्रीमियरली फिल्म के एंटरटेनमेंट कोटेशन और कमर्शियल अपील को एनहेंस करता है। नोरा फतेही अपने डांस परफॉर्मेंसेस के लिए इंटरनेशनली पॉपुलर है। उनकी इस प्रेजेंस फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन को और भी काफ़ी इफेक्टिव बना अटेंशन दिलाई थी। सॉन्ग रिलीज के बाद सोशल मीडिया और ऑडियंस के डिस्कशन में भी ये परफॉर्मेंस काफ़ी हाईलाइट हुई थी। फिल्म के सबसे एक्साइटिंग पर सरप्राइजिंग में से एक था कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप का कैमियो अपीयरेंस। किच्चा सुदीप फिल्म में काला भैरवा के रोल में नजर आएंगे, यानी कि केबी का रोल प्ले करते हुए नजर आते। भले ही ये फुल लेंथ रोल नहीं है, लेकिन कैरेक्टर की एंट्री काफ़ी इम्पैक्टफुल रखी गई है। काला भैरव का नाम ही मिस्ट्री, पावर और डेंजर का फील क्रिएट करता है। फिल्म के क्रूशल मोमेंट में उनके अपीयरेंस ऑडियंस के लिए एक मेजर फैन सर्विस मोमेंट बन जाती है। सुदीपा की कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से उनका कैमियो छोटा होने के बावजूद याद रहने वाला बन जाता है। उनकी एंट्री स्टोरी के लार्जर अंडरवर्ल्ड इकोसिस्टम को एक्सपांड करती है और ये हिंट भी देती है कि केडी की दुनिया उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है और डेंजरस है जितनी शुरुआत में नज़र आती थी। इस तरह से केडी द डेविल की कास्ट सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं लगती, बल्कि हर एक्टर कहानी के अलग अलग लेयर को रिप्रेजेंट करता है। ध्रुवा सर्जा का राइज, संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड इन्फ्लुएंस, रमेश अरविंद का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिश्मा ननैया का इमोशनल कनेक्शन, शिल्पा शेट्टी का पावरफुल प्रेजेंस, रविचंद्रन का ऑथोरिटी फिगर, रविशंकर का लॉ इन्फोर्समेंट एंगल और किच्चा सुदीप का सरप्राइज कैमियो मिलाकर फिल्म को एक लार्ज स्केल क्राइम सागा का फील देते हैं। फिल्म के एक्शन, इमोशंस और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन को और भी पावरफुल बनाने का काम करता है इसका साउंड ट्रैक एल्बम, जिसे कन्नड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री के रिनोन्ड कंपोजर अर्जुन जान्या ने कंपोज किया है। अर्जुन जान्या का नाम कन्नड़ा सिनेमा में कमर्शियल मास एल्बम और इमोशनल रिच कंपोजिशन के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है और केडी द डेविल में भी उन्होंने फिल्म के गैंगस्टर एटमॉस्फेयर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्शन ड्रिवन नैरेटिव को म्यूजिक के जरिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश की है। फिल्म का साउंड ट्रैक कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इसके म्यूज़िक राइट्स साउथ इंडिया के वेल नोन ऑडियो लेबल आनंद ऑडियो ने एक्वायर किए हुए थे। रिलीज़ के बाद साउंड ट्रैक को फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना गया, क्योंकि सॉन्ग्स ने ऑडियंस को फिल्म के कैरेक्टर और ओवरऑल टोन के पहली झलक दी हुई थी। अर्जुन जान्या के करियर का क्रोनोलॉजी में भी ये एल्बम एक नोटेबल प्रोजेक्ट माना गया। उनकी 2025 के प्रोजेक्ट 45 के बाद और त्रिशूलम से पहले आया केडी द डेविल साउंड ट्रैक उसके कमर्शियल एम्बिशियस वर्क में से एक माना गया। फिल्म का म्यूजिक सिर्फ सॉन्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि बैकग्राउंड स्कोर भी एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल कन्फ्रंटेशन और अंडरवर्ल्ड ड्रामा को एलिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। फिल्म का पहला सिंगल था शिवा शिवा था, जो 24 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुआ था। ये सॉन्ग रिलीज़ होते ही फैंस के बीच काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक बन गया था, क्योंकि ये फिल्म का पहला मेजर म्यूजिकल ग्लिम्स था। सॉन्ग के लिरिक्स थे वो मंजुनाथ बीएस ने लिखे हुए थे, जबकि इसे डायरेक्टर प्रेम और लीजेंडरी सिंगर कैलाश खेर ने मिलकर गाया हुआ था। शिवा शिवा एक स्पिरिचुअली चार्ज्ड और ए हाई एनर्जी ट्रैक के रूप में सामने आया था। सॉन्ग के अंदर डिवोशंस, पावर और इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। कैलाश खेर की पावरफुल वॉइस और रस्टिक सिंगिंग स्टाइल गाने को एक अलग ही इम्पैक्ट देती है। फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में भी ये ट्रैक सिर्फ एक डिवोशनल नंबर बनकर नहीं रह जाता, बल्कि प्रोटोगनिस्ट के इंटरनल एनर्जी और उसके लार्जर देन लाइफ जर्नी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट बन जाता है। इस फिल्म के दूसरे सिंगल की बात करें तो वह सेतगल्ला, जिसको 29 मार्च 2025 को रिलीज़ किया गया। इस सॉन्ग के लिरिक्स को डायरेक्टर प्रेम ने लिखे हुए थे।
इसे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मिका सिंह ने अपनी एनर्जेटिक वॉइस से परफॉर्म किया था। सेतागल्ला एक प्योर मास एंटरटेनर ट्रैक के रूप में माना गया था, जहाँ पे वो इस तरह से ही वो सामने आया था। इस गाने में एटीट्यूड, स्वेगर और स्ट्रीट स्टाइल एनर्जी देखने को मिलती है। सॉन्ग का रिदम और बीट्स फिल्म के गैंगस्टर थीम के साथ काफ़ी मैच करती है। इस तरह से ट्रैक जनरली हीरो की लार्जर देन लाइफ इमेज को सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। केडी द डेविल में भी गाना ऑडियंस को प्रोटोगनिस्ट के कॉन्फिडेंस और फियरलेस पर्सनालिटी को फील कराता है। साउंड ट्रैक का तीसरा सॉन्ग अंथम्मा ज्योतितु कानो है। इस ट्रैक के लिरिक्स मंजुनाथ बीएस ने लिखे थे, डायरेक्टर राम ने खुद गाया हुआ था। ये सॉन्ग एल्बम के उन ट्रैक में से एक है जो ट्रेडिशनल कन्नड़ा फ्लेवर और कमर्शियल सिनेमा एनर्जी का इंटरेस्टिंग ब्लेंड प्रेजेंट करता है। सॉन्ग के टाइटल ही लोकल कल्चरल रूट से इंडिकेशन ले देता है। गाने में फोक इन्फ्लुएंस और मास अपील दोनों नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये साउंड ट्रैक को रीजनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फिल्म के नैरेटिव में ऐसे गाने ऑडियंस को स्टोरी के जियोग्राफिकल और कल्चरल सेटिंग से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। एल्बम का चौथा ट्रैक है सर से निन्ना सर से गा सर से है। ये इसके लिरिक्स है वो डायरेक्टर राम ने लिखे हुए थे। सिंगर थी ऐश्वर्या रंगराजन ने परफॉर्म किया हुआ था। ये वही सॉन्ग है जिसमें एक्ट्रेस नोरा फतेही स्पेशल अपीयरेंस में सेनोरिटा के रूप में नजर आई थी। फिल्म के प्रमोशनल फेज में ये सॉन्ग काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, क्योंकि नोरा फतेही की डांस परफॉर्मेंसेस ऑडियंस के लिए मेजर अटेंशन और अट्रैक्शन बनी हुई थी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोरियोग्राफी और ग्लैमरस स्टाइलिंग की वजह से ये साउंड ट्रैक सबसे कमर्शियल अपीलिंग सॉन्ग में से एक माना गया। फिल्म के इंटेंस क्राइम नैरेटिव के बीच ये गाना एंटरटेनमेंट विजुअल स्पेक्टेकल को एलिमेंट का ऐड करता है। एल्बम का पांचवा सॉन्ग है वो है नुग्गी होडिया, और लिरिक्स लिखे हुए थे इस गाने के प्रेम ने, और इस ट्रैक को लेजेंडरी सिंगर शंकर महादेवन ने अपनी एनर्जेटिक वॉइस से परफॉर्म किया था। शंकर महादेवन की पावरफुल वोकल्स की वजह से सॉन्ग में नेचुरल इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट आ जाती है। टाइटल और म्यूजिकल अरेंजमेंट को देखकर ये एक हाई एनर्जी मोटिवेशनल या एक्शन ओरिएंटेड ट्रैक फील होता है। इस तरह के सॉन्ग्स अक्सर हीरो के राइज, कन्फ्रंटेशन या मेजर टर्निंग पॉइंट के साथ यूज़ किए जाते हैं। फिल्म के मास एक्शन एटमॉस्फेयर के लिए ये ट्रैक परफेक्टली फिट होता है और साउंड ट्रैक को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। साउंड ट्रैक के छठा ट्रैक है कम ऑन काली। लिरिक्स डायरेक्टर प्रेम ने लिखे हुए थे। इसे पॉपुलर फोक स्टाइल सिंगर एंथनी दसान ने गाया हुआ था। टाइटल से ही क्लियर हो जाता है कि ये गाना डायरेक्टली प्रोटोगनिस्ट काली के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आता है। इसमें मोटिवेशनल एनर्जी, कॉन्फिडेंस और मास हीरोइज्म का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देखने को मिलता है। एंथनी दसान की रॉ और रस्टिक एनर्जी सिंगिंग स्टाइल गाने को ग्राउंड लेवल कनेक्ट देती है। फिल्म के नैरेटिव में ये ट्रैक ऑडियंस को हीरो की जर्नी के साथ इमोशनली और एनर्जेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ये साउंड ट्रैक उन सॉन्ग में से एक था जो थिएटर और ओटीटी दोनों एक्सपीरियंस में ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बन जाता है। अगर पूरे साउंड ट्रैक को देखा जाए तो केडी द डेविल का म्यूजिक एल्बम एक ही टाइप का सॉन्ग तक लिमिटेड नहीं रहता है। इसमें डिवोशनल इंटेंसिटी वाला शिवा शिवा, मास एनर्जी से भरपूर सेतगल्ला, फोक फ्लेवर वाला अंतम्मा ज्योतितु कानो, ग्लैमरस डांस नंबर सर से निन्ना सरेगा सर से, एक्शन ड्रेवन नुगी होडी और हीरो सेंट्रिक एंथम कमोन काली जैसे अलग अलग म्यूजिकल मूड्स शामिल है। ये वैरायटी साउंड ट्रैक को इंटरेस्टिंग बनाती है। अर्जुन जान्या ने एल्बम को इसी तरह डिज़ाइन किया कि सॉन्ग फिल्म की किसी ना किसी एक्सपेक्ट को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करे। फिल्म की रिलीज और साउंड ट्रैक की पॉपुलैरिटी के बीच केडी द डेविल एक कंट्रोवर्सी की वजह से भी फंसी हुई थी। ये कंट्रोवर्सी फिल्म के साउंड ट्रैक की एक पॉपुलर गाना पर्टिकुलर सॉन्ग सर से निन्ना सरसेगा से जुड़ी हुई थी, जो एल्बम मोस्ट टॉक्ड अबाउट ट्रैक में से एक बन गया था। जब यह गाना रिलीज हुआ तब शुरुआत में ऑडियंस का अटेंशन इसका ग्रैंड प्रेजेंटेशन, ग्लैमरस विजुअल्स और स्टार पावर की तरफ गया था। सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेस, डांसर नोरा फतेही और संजय दत्त प्रोमिनेंटली नजर आते हैं। फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन में भी ये ट्रैक काफ़ी एग्रेसिवली मार्केट किया गया था, जिसकी वजह से रिलीज के तुरंत बाद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। लेकिन जिस चीज़ से गाने को अटेंशन दिलाई वही बाद में कंट्रोवर्सी की वजह भी बन गई थी। ऑडियंस को के एक सेक्शन ने इस सॉन्ग के लिरिक्स के
प्रेजेंटेशन को लेकर नाराज़गी जाहिर करनी शुरू कर दी थी। पर्टिकुलरली गाने की हिंदी लैंग्वेज वर्जन में और उसके लिरिक्स कंटेंट को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। कई व्यूअर्स ने ये आर्गुमेंट की दिया कि सॉन्ग के कुछ लिरिक्स अननेसेसरली सजेस्टिव लग रहे थे और उनका मानना था कि इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत फिल्म के नैरेटिव में नहीं थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर डिस्कशन और डिबेट्स बढ़ने लगी थी और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स ने अपनी रिएक्शन पोस्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने गाने को सिर्फ एक कमर्शियल डांस नंबर्स और एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के रूप में देखा, जबकि दूसरे ग्रुप ने इसके लिरिक्स के ऑब्जेक्शनल पार्ट को भी फिंगर आउट करके दिखाया। क्रिटिक्स और ऑनलाइन यूज़र के एक सेक्शन ने गाने के वल्गर, डबल मीनिंग और ओवरली सजेस्टिव तक डिस्क्राइब किया था। उनका कहना था कि लिरिक्स और विजुअल प्रेजेंटेशन फैमिली ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं लग रहे थे। इस वजह से डायरेक्टर प्रेम और प्रोडक्शन बैनर केविन प्रोडक्शन दोनों ने ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। कंट्रोवर्सी बढ़ने के साथ साथ डिस्कशन सिर्फ सॉन्ग तक सीमित नहीं रही। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी एक वाइडर डिबेट शुरू हो गई थी कि कमर्शियल सिनेमा में क्रिएटिव फ्रीडम और ऑडियंस सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने फिल्म मेकर्स के आर्टिस्टिक फ्रीडम को सपोर्ट किया, जबकि कुछ ने कहा कि पब्लिक कंटेंट रिलीज करते वक्त सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इसी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब देखने को मिला जब बैकलैश लगातार बढ़ता गया और पब्लिक प्रेशर काफ़ी इंटेंस हो गया। ऑडियंस रिएक्शन और ऑनलाइन क्रिटिसिज्म के बीच आखिरकार सस्से निन्ना सेरेगा सरसे का वीडियो यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। वीडियो के रिमूवल ने कंट्रोवर्सी को और भी ज़्यादा अटेंशन दिलाई, क्योंकि अब ये सिर्फ एक क्रिटिसाइज सॉन्ग नहीं रहा था, बल्कि कन्नड़ा सिनेमा की रिसेंट ईयर्स में सबसे डिस्कस प्रमोशनल कंट्रोवर्सीज में से एक बन गया था। कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और फिल्म डिस्कशन कम्युनिटीज़ में इस मुद्दे पर अलग अलग ओपिनियन सामने आए। एक तरफ ऐसे व्यूअर्स थे जो मानते थे कि सॉन्ग को रिमूव करना ऑडियंस सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट करने के लिए ज़रूरी था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि कंट्रोवर्सीज को सोशल मीडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया था और क्रिएटिव कंटेंट को जज करते वक्त कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर किया जाना चाहिए था। चाहे ओपिनियन अलग अलग रहे हो, लेकिन एक बात क्लियर थी कि सर से निन्ना सेरा गया सर से कंट्रोवर्सी ने फिल्म के प्रमोशनल फेज को काफ़ी अफेक्ट किया। सॉन्ग रिलीज के बाद जो अटेंशन सिर्फ म्यूजिक और स्टार कास्ट पर सेंटर थी, वो धीरे धीरे लिरिक्स, सेंसरशिप, ऑडियंस रिएक्शंस और क्रिएटिव फ्रीडम जैसे टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट हो गई। इसी वजह से ये इंसिडेंट केडी द डेविल की प्रोडक्शन और रिलीज जर्नी के एक नोटेबल चैप्टर बन गया और जिसके चलते साउंड ट्रैक और प्रमोशनल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट माना जाता है। फिल्म के रिलीज फेज की बात करें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि केडी द डेविल उन प्रोजेक्ट में से एक थी जिसे ऑडियंस काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन शेड्यूल, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और रिलीज प्लानिंग की वजह से प्रोजेक्ट कई बार डिले होता हुआ नजर आया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केडी द डेविल 30 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज करवा दिया गया। फिल्म जब सिनेमा में पहुंची तब तक इसके ट्रेलर, सॉन्ग्स और स्टार स्टड कास्ट की वजह से ऑडियंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो चुकी थी। ध्रुव सरजा के फैंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रिलीज थी, क्योंकि फिल्म को उनके करियर के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक के रूप में देखा जा रहा था और उसी तरह प्रेजेंट किया जा रहा था। रिलीज से पहले ही फिल्म को CBFC की तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। फिल्म के इस कंटेंट को देखते हुए CBFC ने एडल्ट रेटिंग कैटेगरी में इसको सर्टिफाई किया है। इस डिसीजन का प्राइमरी रीज़न ये था कि दिखाई गई जो वायलेंस है, ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस है और इंटेंस क्राइम रिलेटेड कंटेंट था, उसी वजह से इसको ए रेटेड सर्टिफिकेशन दिया गया था। यह सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं फिल्म के टोन को भी डिफाइन करता है। केडी द डेविल कोई लाइट हार्टेड कमर्शियल एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि एक डार्क गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर भी थी, जहां अंडरवर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, रिवेंज ड्रिवन कन्फ्रंटेशन और वायलेंट पावर स्ट्रगल कहानी का मेजर हिस्सा थे। इसी वजह से मेकर्स ने भी फिल्म को मैच्योर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट किया था। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के बाद वर्ल्ड वाइड लेवल पर अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ और 64 लाख का ग्रॉस कलेक्शन रजिस्टर किया हुआ था, जिसमें इंडिया से इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 24 करोड़ 64 लाख का टोटल आया था। और इसमें इस फिल्म को रिलीज नहीं दी गई थी। इसका नेट कलेक्शन इंडिया का था वो 21 करोड़ 64 लाख का था।
और इस फिल्म के जो 24 करोड़ 64 लाख का ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग करीबन 13,798 में से आया हुआ था। बॉक्स ऑफिस नंबर को देखकर ये साफ नज़र आता है कि फिल्म के मेजर बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से ही आया। और ट्रेड सर्कल में भी फिल्म की परफॉर्मेंस को लेकर मिक्स्ड डिस्कशन देखने को मिली। एक तरफ फिल्म के ग्रैंड स्केल स्टार कास्ट और प्रोडक्शन वैल्यू को अप्रिशिएट किया गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ एनालिटिक्स का मानना था कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स और मैसिव हाइप के लेवल तक नहीं पहुंच सका, जिसके चलते रिलीज से पहले ही जो क्रिएट हुआ था उस लेवल की ये फिल्म नहीं पहुंच पाई। लेकिन थिएट्रिकल रन के दौरान फिल्म ने एक्शन लवर और मास सिनेमा ऑडियंस के बीच अपनी डेडिकेशन फॉलोइंग जरूर डेवलप की। ध्रुवा सर्जा के एक्शन सीक्वेंस, संजय दत्त का इंटीमेटिंग प्रेजेंस और फिल्म के गैंगस्टर बैकड्रॉप को ऑडियंस ने डिस्कशन का मेजर टॉपिक बना रहा था। सीक्वल की बात करें तो केडी द डेविल की सबसे इंटरेस्टिंग सरप्राइज में से एक उसका एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिला। जब फिल्म अपने कंक्लूजन पर पहुंचती है और क्रेडिट रोल होना शुरू होते तब मेकर ऑडियंस को एक फ्यूचर एक्सपांसन का हिंट देते। एंड क्रेडिट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि फिल्म का सीक्वल डेवलप किया जाएगा जिसका टाइटल होगा KD2 एविल्स किंगडम। ये अनाउंसमेंट फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग थी क्योंकि पहली फिल्म के इवेंट के बाद भी केडी की दुनिया में कई अनआंसर्ड पॉसिबिलिटीज़ और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बचे हुए नज़र आते हैं। टाइटल एविल्स किंगडम खुद एक लार्जर स्केल स्टोरी की तरफ इशारा करता है, जहां पहली फिल्म एक ऑर्डिनरी इंसान के केडी बनने की जर्नी को एक्सप्लोर करती है, वहीं सीक्वल के टाइटल से ये इम्प्रेशन मिलता है कि अगली फिल्म अंडरवर्ल्ड एम्पायर, पावर एक्सपांसन और भी डेंजरस क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट को फोकस कर सकती है। फिल्म के फाइनल मोमेंट और सीक्वल टीज को देखकर कई व्यूअर्स ने स्पेकुलेट किया कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में केडी की क्रिमिनल हायरार्की में बढ़ती हुई पोजीशन, नए राइवल्स और अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये अनाउंसमेंट क्लियरली इंडिकेट करती है कि मेकर्स केडी फ्रेंचाइज को एक स्टैंड अलोन फिल्म के तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और इसे एक यूनिवर्स और फ्यूचर में एक्सपांड करके एक बड़े प्लानिंग के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। फिल्म की थिएट्रिकल रन के बाद अगला बड़ा सवाल था OTT रिलीज़, और OTT रिलीज़ के लिए अच्छे खासे प्राइस में पहले राइट्स बेच दिए गए थे, जहां पे 5 जून 2026 को ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने जो राइट्स खरीदे हुए थे उसके मुताबिक केडी द डेविल के रिलीज़ किया हुआ था। OTT रिलीज़ के साथ कन्नड़ा लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं थी। इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को मल्टीपल वर्जन्स में डब किया था और साथ ही में अलग अलग रीजन के व्यूअर्स ने भी आसानी से इस फिल्म को एंजॉय कर सके। उस वजह से ZEE5 नेटवर्क ने 5 जून 2026 को कन्नड़ा के साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में भी डब करके ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ था। तो और केडी द डेविल की जो OTT पे रिलीज़ हुई उसके बाद में भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, और उसके बाद में KD2 जो एविल किंगडम की जो अनाउंसमेंट होती है एंड में, केडी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है वो दिखाती है, वो हिंट देती है, उससे लोगों का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो ऑफिशियली केडी द डेविल नाम के साथ ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे ये फिल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। केडी द डेविल एक 2026 की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के वेल नॉन फिल्म मेकर प्रेम ने डायरेक्ट और राइट किया हुआ है। फिल्म को वेंकट के नारायण ने प्रोड्यूस किया है अंडर KVN प्रोडक्शन, जो रिसेंट ईयर में कन्नड़ा सिनेमा के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक माना जाता है। अपने ग्रैंड स्केल स्टार स्टंट कास्ट और मास एक्शन प्रेजेंटेशन की वजह से केडी द डेविल रिलीज से पहले ही काफ़ी डिस्कशन का हिस्सा बन गई थी। फिल्म के टेक्निकल टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई थी। इसका सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड ने हैंडल किया हुआ है, जिन्होंने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, पीरियड एटमॉस्फेयर और लार्जर देन लाइफ विजुअल्स को स्क्रीन पर इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया है। एडिटिंग की जिम्मेदारी संकेत आचार्य के पास थी, जिन्होंने फिल्म के फास्ट पेस थ्रिलर नैरेटिव को मेंटेन करने की कोशिश की। वहीं म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर अर्जुन जानिया ने कंपोज किया हुआ था, जिनका नाम कन्नड़ा सिनेमा के पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर में शामिल होता है। उनके स्कोर फिल्म के एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। लगभग 141 मिनट की रनिंग टाइम वाली ये फिल्म इंडिया में बनी एक कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर है, लेकिन इसका स्केल और कास्टिंग देखकर साफ पता चलता है कि मेकर सिर्फ रीजनल ऑडियंस तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। फिल्म को पैन इंडिया अपील देने के लिए अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर्स को कास्ट किया गया था।
अगर फिल्म के प्रोडक्शन जर्नी की बात करें तो केडी द डेविल का सफ़र काफ़ी पहले शुरू हो गया था। 18 अप्रैल 2022 को एक्टर ध्रुवा सर्जा ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो डायरेक्टर प्रेम और प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण के साथ एक नया प्रोजेक्ट पर काम करने वाले। उस वक्त फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील नहीं किया गया और इसे टेम्पररी नाम #KVN4 के साथ अनाउंस किया गया था। इस अनाउंसमेंट के साथ कन्नड़ा सिनेमा फैंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी गई थी, क्योंकि ध्रुवा सर्जा और प्रेम दोनों ही मास एंटरटेनर्स के लिए जाने जाते हैं। कई महीनों तक प्रोजेक्ट के बारे में सस्पेंस बना रहा और फैंस फिल्म के टाइटल और फर्स्ट लुक के इंतज़ार करते रहे। आखिरकार 20 अक्टूबर 2024 को मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल टाइटल केडी द डेविल अनाउंस किया। टाइटल रिवील होते ही ऑडियंस के बीच में क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई, क्योंकि नाम से ही एक डार्क पावरफुल मिस्टीरियस कैरेक्टर की झलक मिल रही थी। द डेविल सबटाइटल ने फिल्म के टोन और इंट्रिगिंग बना दिया था, क्योंकि लोगों को स्पेकुलेशन करने लगे थे कि कहानी एक डेंजरस गैंगस्टर एंटी हीरो या अंडरवर्ल्ड फिगर के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। फिल्म की फीमेल लीड के रूप में एक्ट्रेस रिस्मा ननैया को कास्ट किया गया। उनकी एंट्री ने फिल्म को रोमांटिक और इमोशनल एंगल को लेकर भी ऑडियंस के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया। लेकिन केडी द डेविल की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक उसकी मल्टी स्टार कास्ट थी। फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त को एक इम्पोर्टेंट रोल में कास्ट किया गया। संजय दत्त की प्रेजेंस ने प्रोजेक्ट को पैन इंडिया लेवल पर अटेंशन दिलाई, क्योंकि उन्होंने रिसेंट ईयर्स में साउथ इंडियन सिनेमा की कई बड़ी फिल्म में मेमोरेबल कैरेक्टर प्ले किए हैं। उनके साथ एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी एक सिग्निफिकेंट रोल में नजर आई, जो ऑडियंस के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग कास्टिंग चॉइस में से एक थी। इसके अलावा कन्नड़ा सिनेमा के लेजेंडरी स्टार वी रविचंद्रन, वर्सेटाइल एक्टर रमेश अरविंद और एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही भी फिल्म में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का हिस्सा बनी। इस इतनी डाइवर्स कास्ट ने फिल्म को एक मल्टी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का फील दिया, जहां हर एक्टर अपने अलग स्क्रीन प्रेजेंस और फैन बेस के साथ फिल्म की रीच को एक्सपांड कर रहा था। फिल्म की शूटिंग प्रोसेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। प्रोजेक्ट का ऑफिशियल मुहूर्त शॉट 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट किया गया था, जिसके साथ फिल्म का प्रोडक्शन फॉर्मली शुरू हुआ। मुहूर्त सेरेमनी के बाद मेकर्स ने प्री प्रोडक्शन, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, लुक टेस्ट, सेट प्लानिंग और लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रिपरेशन पर काफ़ी वक्त स्पेंड किया। क्योंकि फिल्म को ग्रैंड स्केल पर माउंट किया जा रहा था, इसलिए हर डिपार्टमेंट में डिटेल प्लानिंग की गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी का एक्चुअल फिल्मिंग फेज 22 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ। शूटिंग के दौरान फिल्म के लार्ज एक्शन सीक्वेंस, एलोबरेट सेट पीसीस और स्टाइलाइज्ड विजुअल्स प्रेजेंटेशन पर खास फोकस रखा गया। डायरेक्टर प्रेम की फिल्म मेकिंग स्टाइल हमेशा से लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग और मास अपील के लिए जानी जाती है, और केडी द डेविल में भी वही अप्रोच क्लियरली नज़र आती है। मेकर्स का ऑब्जेक्टिव एक ऐसी एक्शन थ्रिलर क्रिएट करना था जो इंटेंस एक्शन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, स्टाइलिश विजुअल्स और कमर्शियल एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन ऑडियंस को प्रोवाइड कर सके। प्रोडक्शन के इनिशियल अनाउंसमेंट से लेकर फाइनल रिलीज तक केडी द डेविल कन्नड़ा सिनेमा की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक बनी रही। फिल्म ने अपने स्टार कास्ट, हाई प्रोडक्शन वैल्यू और ग्रैंड प्रेजेंटेशन की वजह से रिलीज से पहले ही काफ़ी बuzz जनरेट कर लिया था, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट फैंस और ट्रेड सर्कल दोनों के लिए एक हाईली एंटिसिपेट फिल्म बन गया था। केडी द डेविल की कहानी एक ऐसे इंसान के अराउंड घूमती थी जिसका नाम कालिदास है, और यानी काली, और बाद में दुनिया जिसे केडी के नाम से जानने लगती है। कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि शुरुआत में काली कोई बड़ा गैंगस्टर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड या अंडरवर्ल्ड किंग नहीं होता, बल्कि वो एक बिल्कुल आम आदमी होता है जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहा है। काली की लाइफ सिंपल है, उसके सपने भी बहुत बड़े नहीं हैं। वो एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया गया है जो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता आ रहा है और वैसे ही जीना चाहता है। कुछ वर्जन्स में उसे एक केरोसिन डीलर के रूप में दिखाया गया है, जबकि कुछ सिचुएशंस में वो पेटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नज़र आता है। लेकिन उसकी पर्सनालिटी का कोर हमेशा एक ही रहता है, वो दिल का बुरा नहीं है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, इमोशंस है और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजर करने की जज्बा रखता है। फिल्म की शुरुआती पोर्शन में ऑडियंस एक ऐसे काली को देखती है जो सोसाइटी के लोअर लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है और हर दिन एक नई चैलेंजेस लेकर आता है, लेकिन फिर भी
वो अपनी दुनिया में सर्वाइव कर रहा होता है। यहीं से फिल्म का इमोशनल फाउंडेशन तैयार होता है, क्योंकि ऑडियंस पहले काली को एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में समझती है और फिर धीरे धीरे उसके ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करती है। लेकिन हर क्राइम ड्रामा की तरह यहाँ भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो प्रोटोगनिस्ट को पूरी तरह से ज़िंदगी का और हमेशा के लिए बदल देता है। एक के बाद एक होने वाली गलतियाँ, कुछ बुरे डिसीजंस और कुछ ऐसे सरकमटेंसेस जो उसके कंट्रोल से बाहर होते, काली को धीरे धीरे उस दुनिया के करीब ले जाते जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। ये सिर्फ उसकी पर्सनल मिस्टेक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो सिस्टम, सोसाइटी और सरकमटेंसेस के बीच फंसकर एक नए रास्ते पर चलने लगता है। इसी दौरान उसका सामना पावरफुल क्राइम सिंडिकेट्स और डेंजरस अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से होता है। पहले ये एनकाउंटर सिर्फ एक्सीडेंटल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिक्स और गैंग राइवलरी का हिस्सा बनता चला जाता है। जिस दुनिया को वो पहले दूर से देखता था, अब वही दुनिया उसकी रियलिटी बनने लगती है। काली के कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका फैसिनेशन और एडमायरेशन एक खौफनाक डॉन के लिए, जिसका नाम होता है धाकदेवा। धाकदेवा सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड में एक लीजेंड की तरह देखा जाता है। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर आ जाता है। क्राइम वर्ल्ड में उसकी रेप्यूटेशन इतनी पावरफुल है कि लोग उसके सामने खड़े होने से भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। काली बचपन या जवानी से ही धाकदेवा जैसे पावरफुल आदमी की इमेज से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। जब एक आम इंसान बार बार पावर, रिस्पेक्ट और फियर को एक ही आदमी के नाम से साथ जुड़ा हुआ देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उस लेवल तक पहुंचने की चाहत पैदा होने लगती है। इसी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से काली धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है जो उसकी पुरानी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिल्म सिर्फ गैंग वॉर्स और क्राइम सिंडिकेट की कहानी नहीं है, इसके इमोशनल पिलर्स, उसके रिलेशनशिप है जो कहानी को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। सबसे पहले आता है उसका रिश्ता उसके भाई धर्मा के साथ। धर्मा और काली एक दूसरे से बहुत अलग पर्सनालिटीज़ रखते हैं। जहाँ काली सरकमटेंसेस के साथ फ्लो करने के लगता है, वहीं धर्मा प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ पर जीने वाला इंसान है। उसके लिए सही गलत के बीच की लाइन बहुत क्लियर है। वो हमेशा काली को सही रास्ते पर रखना चाहता है, उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया से दूर रखने की कोशिश करता है। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश फिल्म की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। एक तरफ खून का रिश्ता है, भाइयों का प्यार है और फैमिली बॉन्ड है। दूसरी तरफ पावर, सर्वाइवल और क्राइम की दुनिया है जो काली को अपनी तरफ खींच रही है। काली और धर्मा के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट कहानी को सिर्फ एक्शन थ्रिलर नहीं रहने देता, बल्कि एक इमोशनल फैमिली ड्रामा का लेयर भी ऐड करता है। काली की लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लक्ष्मी। लक्ष्मी सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड और एसर्टिव वुमन है जो काली के डिसीजंस को चैलेंज करने की हिम्मत रखती है। जब दुनिया काली को गैंगस्टर बनने की तरफ धकेल रही होती है, तब लक्ष्मी उसे उसके असली इंसान होने की याद दिलाती रहती है। उनके बीच की रिलेशनशिप इमोशनल सपोर्ट, डिसएग्रीमेंट्स और पर्सनल स्ट्रगल से भरा हुआ है। लक्ष्मी काली की लाइफ में एक ऐसे एंकर की तरह काम करती है जो उसे पूरी तरह से अंधेरे में डूबने से रोकने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, काली का अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्वमेंट और गहरा होता जाता है। अब ये सिर्फ पैसे कमाने या सर्वाइवल का इश्यू नहीं रहता, ये उसकी आइडेंटिटी का सवाल बन जाता है। क्या वो वही सिंपल काली है जो कभी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था, या फिर वो अब सच में केडी बन चुका है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग खौफ खाते हैं। फिल्म का मेजर थीम इसी आइडेंटिटी क्राइसिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अंडरवर्ल्ड में हर नाम नया कदम के साथ काली अपने पुराने वर्जन से दूर जाता है। हर बेट्रायल, हर वायलेंट एनकाउंटर और हर पावर स्ट्रगल उसके कैरेक्टर को और ज़्यादा हार्ड बना देता है। धीरे धीरे ऑडियंस देखती है कि एक ऑर्डिनरी अंडरडॉग कैसे क्रिमिनल हायरार्की के अंदर एक फियर्ड और इन्फ्लुएंशियल फिगर में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन पावर के साथ एनिमीज़ भी आते हैं। जब काली की पोजीशन बढ़ने लगती है तो उसके आसपास बिट्रायल का सर्कल भी एक्सपांड होने लगता है। जो लोग कल तक उसके दोस्त थे वो आज उसके खिलाफ हो सकते हैं।
जो लोग उसे साथ खड़े नज़र आते हैं वो कभी भी अपना साइड बदल सकते हैं। इसी वजह से फिल्म में ट्रस्ट एक लग्जरी बन जाता है, कोई भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। कहानी का कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे फैमिली प्रोटेक्शन, पर्सनल रिवेंज और सर्वाइवल के बीच के शिफ्ट होता जाता है। काली को सिर्फ अपनी जान बचानी नहीं होती बल्कि उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होता है जो उसके लिए सब कुछ है, और यहीं से उसकी जर्नी और डेंजरस हो जाती है। फिल्म के सेकेंडरी एलिमेंट भी स्टोरी को काफ़ी डेप्थ देते हैं। लॉ इन्फॉर्मेंट्स एजेंसी की मैनिपुलेशन, करप्ट सिस्टम्स, पॉलिटिकल प्रेशर और राइवल गैंग्स के हिडन एजेंडा काली की कहानी के स्टेक्स को और बड़ा बना देते हैं। पुलिस, पॉलिटिशियंस और गैंग लीडर्स के बीच चलने वाले पावर गेम्स ये दिखाते हैं कि अंडरवर्ल्ड का सिर्फ गन्स और वायलेंस से नहीं चलता, इसके पीछे इन्फ्लुएंस, मनी, पॉलिटिक्स और सीक्रेट डील्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हर कैरेक्टर के पास कोई ना कोई हिडन मोटिव है और इसी वजह से पूरी दुनिया एक केओटिक बैटलफील्ड बन जाती है जहां अलायंसेस परमानेंट नहीं होती है। आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है और आज का एनिमी कल का एलाई। और फिल्म का नैरेटिव इस अनसर्टेनिटी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है। ऑडियंस कभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाती कि अगला बिट्रायल कहाँ से आने वाला है, कौन सी तरफ से खड़ा होकर आने वाला है। आखिरकार केडी द डेविल सिर्फ एक गैंगस्टर राइज स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सरकमटेंसेस के हाथों बदलने पर मजबूर हो जाता है। ये पावर की कीमत, लॉयल्टी की वैल्यू, फैमिली की इम्पोर्टेंस और रिवेंज की कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करता है। काली की जर्नी एक ऑर्डिनरी इंसान से अंडरवर्ल्ड के फियर्ड नाम केडी तक पहुंचने की जर्नी है, लेकिन इस सफ़र में वो जितनी पावर हासिल करता है उतनी ही अपने आप को खोने का रिस्क भी उठाता है। और यही चीज़ फिल्म की कहानी को सिंपल एक्शन थ्रिलर से ऊपर उठा के एक लेयर्ड क्राइम ड्रामा में कन्वर्ट कर देती है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है उसकी स्टार स्टड एजेंबल कास्ट, जहां कन्नड़ा सिनेमा, बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई पॉपुलर चेहरे एक ही स्क्रीन पर नजर आते हैं। हर कैरेक्टर को कहानी में एक स्पेसिफिक पर्पस दिया गया है और यही वजह है कि फिल्म सिर्फ एक सिंगल हीरो नैरेटिव बनकर नहीं रह पाती, बल्कि मल्टीपल पावरफुल पर्सनालिटीज़ के क्लेश और इंटरेक्शन से और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। सबसे पहली बात करते हैं फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर की, कालिदासा यानी कि केडी। फिल्म के प्रोटोगनिस्ट कालिदासा यानी केडी का रोल कन्नड़ा एक्टर एक्शन स्टार ध्रुवा सरजा ने प्ले किया है। पूरी कहानी इसी कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। शुरुआत में केडी एक ऑर्डिनरी और सिंपल इंसान होता है, लेकिन सरकमटेंसेस, बिट्रायल और अंडरवर्ल्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। ध्रुवा सरजा ने कैरेक्टर के दो अलग फेजेस को पोर्ट्रे किया है। एक तरफ वो इमोशनल, फैमिली ओरिएंटेड और ग्राउंडेड काली को दिखाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑडियंस के उसके अंदर ग्रेजुअली डेवलप होते हुए रूथलेस गैंगस्टर केडी को दिखाती है। कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन ही फिल्म का इमोशनल और ड्रामेटिक बैकबोन बन जाता है। फिल्म के कई क्रूशल मोमेंट्स में ध्रुवा का स्क्रीन प्रेजेंस और मास एक्शन इमेज प्रोमिनेंट दिखाई देती है। उसके अंदर उसके कैरेक्टर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ऑडियंस उसके स्ट्रगल को भी समझे और उसके राइज को भी इंजॉय करे। फिल्म में अंडरवर्ल्ड के सबसे फियर्ड और इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर्स में से एक है धाक देवा, जिसे बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने पोर्ट्रे किया है। धाक देवा सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, अंडरवर्ल्ड में उसका नाम एक लीजेंड की तरह लिया जाता है। लोग उसे सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं देते बल्कि उससे डरते भी है। उसकी रेपुटेशन इतनी पावरफुल है कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस की कई सिचुएशंस का आउटकम बदल देता है। काली के चेहरे पर भी धाक देवा का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है और उस कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की रीज़न काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे पावर, पॉलिटिक्स और जो डायनेमिक्स है वो सभी चीज़ों की वजह से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। जब एक यंग और एम्बिशियस इंसान पावर और फियर का इतना बड़ा सिंबल देखता है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट उसकी सोच पर पड़ता है। संजय दत्त का रगेड पर्सनालिटी, हेवी डायलॉग डिलीवरी और इंटीमेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस इस कैरेक्टर को और भी मेमोरेबल बना देती है। फिल्म का मेजर पावर डायनेमिक्स में धाक देवा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिल्म में सत्यवती का कैरेक्टर निभाती हुई नजर आएगी। सत्यवती कहानी के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो सिर्फ बैकग्राउंड प्रेजेंस नहीं रखती बल्कि नैरेटिव के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। उनका कैरेक्टर स्ट्रेंथ, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। फिल्म में सत्यवती को एक डिग्निफाइड और पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। कई सिचुएशंस में उसकी प्रेजेंस इमोशनल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को इंटरेस्टिंग बनाती है। शिल्पा शेट्टी की कास्टिंग ने फिल्म को पैन इंडिया अटेंशन दिलाने में काफ़ी मदद दी है, क्योंकि ये उनके करियर का नोटेबल साउथ इंडियन प्रोजेक्ट में से एक माना गया था। कन्नड़ा सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर फिल्म मेकर वी रविचंद्रन भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे, जिन्होंने अनयप्पा का रोल प्ले किया हुआ है। अनयप्पा कहानी के उन सीनियर और इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर्स में से एक है जिनकी प्रेजेंस स्टोरी को इमोशनल वेट और मेच्योरिटी देती है। उनका कैरेक्टर एक्सपीरियंस, विजडम और अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन लगता है। रविचंद्रन के डिसीजंस, लॉन्ग सिनेमेटिक एक्सपीरियंस उनके परफॉर्मेंस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली फील होने लगती है। फिल्म में उनका रोल मल्टीपल कैरेक्टर्स और इवेंट के बीच में एक कनेक्टिंग फोर्स की तरह काम करता है। वर्सटाइल एक्टर रमेश अरविंद भी फिल्म में नजर आएंगे, जिन्होंने धर्मा के रोल में काम किया हुआ है। धर्मा का कैरेक्टर कहानी का मॉरल कॉम्पास में माना जाता है। वो प्रिंसिपल्स, एथिक्स और फैमिली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ काली धीरे धीरे क्राइम और पावर की दुनिया में खींचता चला जाता है, वहीं धर्मा उसे सही और गलत का फ़र्क समझाने की कोशिश करता रहता है। काली और धर्मा के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामेटिक एस्पेक्ट में से एक है। दोनों कैरेक्टर की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन उनके बीच फैमिली बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। रमेश अरविंद के कैरेक्टर को काम, मेच्योर और इमोशनली लेयर्ड पर्सनालिटी के साथ पोर्ट्रे किया है, जो कहानी को सिर्फ एक्शन ड्रिवन होने से बचाता है। फिल्म की फीमेल लीड में आपको मच्चा लक्ष्मी के रोल में नजर आएगी एक्ट्रेस रिस्मा ननिया। मच्चा लक्ष्मी या लक्ष्मी काली की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि काली का इमोशनल जर्नी का मेजर पिलर है। जब काली की दुनिया क्राइम, वायलेंस और रिवेंज की तरफ बढ़ने लगती है, तब लक्ष्मी उसके अंदर बची हुई ह्यूमैनिटी और इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करती है। कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट और आउटस्पोकन नेचर के साथ प्रेजेंट किया गया है। वो ज़रूरत पड़ने पर काली के डिसीजंस को चैलेंज भी करती है और उसके सपोर्ट भी करती है। उनका रिलेशनशिप फिल्म का इमोशनल मोमेंट और इम्पैक्टफुल बना देता है। कन्नड़ा सिनेमा के पॉपुलर एक्टर पी रविशंकर फिल्म में सूर्यप्पा आईपीएस का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। सूरप्पा लॉ इन्फोर्समेंट का साइड का एक मेजर रिप्रेजेंटेशन है। जब अंडरवर्ल्ड गैंग्स और क्रिमिनल नेटवर्क्स अपनी पावर एक्सपांड कर रहे होते, तब सूरप्पा जैसे ऑफिसर सिस्टम को दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन केडी द डेविल की दुनिया सिंपल ब्लैक एंड वाइट मोरालिटी पर ऑपरेट नहीं करती। यहाँ पुलिस सिस्टम भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन और प्रेशर से अफेक्टेड नजर आती है। इसी वजह से सूरप्पा का कैरेक्टर कहानी में सस्पेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ऐड करता है। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही इस फिल्म में आपको सर से निन्ना सरेगा सर से करके जो गाना है, उसमें से स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएंगी। उनका कैरेक्टर सेनोरिटा के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये अपीयरेंस प्रीमियरली फिल्म के एंटरटेनमेंट कोटेशन और कमर्शियल अपील को एनहेंस करता है। नोरा फतेही अपने डांस परफॉर्मेंसेस के लिए इंटरनेशनली पॉपुलर है। उनकी इस प्रेजेंस फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन को और भी काफ़ी इफेक्टिव बना अटेंशन दिलाई थी। सॉन्ग रिलीज़ के बाद सोशल मीडिया और ऑडियंस के डिस्कशन में भी ये परफॉर्मेंस काफ़ी हाईलाइट हुई थी। फिल्म के सबसे एक्साइटिंग पर सरप्राइजिंग में से एक था कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप का कैमियो अपीयरेंस। किच्चा सुदीप फिल्म में काला भैरवा के रोल में नजर आएंगे, यानी कि केबी का रोल प्ले करते हुए नजर आते। भले ही ये फुल लेंथ रोल नहीं है, लेकिन कैरेक्टर की एंट्री काफ़ी इम्पैक्टफुल रखी गई है। काला भैरव का नाम ही मिस्ट्री, पावर और डेंजर का फील क्रिएट करता है। फिल्म के क्रूशल मोमेंट में उनके अपीयरेंस ऑडियंस के लिए एक मेजर फैन सर्विस मोमेंट बन जाती है। सुदीपा की कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से उनका कैमियो छोटा होने के बावजूद याद रहने वाला बन जाता है। उनकी एंट्री स्टोरी के लार्जर अंडरवर्ल्ड इकोसिस्टम को एक्सपांड करती है और ये हिंट भी देती है कि केडी की दुनिया उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है
और डेंजरस है जितनी शुरुआत में नज़र आती थी। इस तरह से केडी द डेविल की कास्ट सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं लगती, बल्कि हर एक्टर कहानी के अलग अलग लेयर को रिप्रेजेंट करता है। ध्रुवा सर्जा का राइज, संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड इन्फ्लुएंस, रमेश अरविंद का मोरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्मा ननैया का इमोशनल कनेक्शन, शिल्पा शेट्टी का पावरफुल प्रेजेंस, रविचंद्रन का ऑथोरिटी फिगर, रविशंकर का लॉ इन्फॉर्मेंट एंगल और किच्चा सुदीप का सरप्राइज कैमियो मिलाकर फिल्म को एक लार्ज स्केल क्राइम सागा का फील देते हैं। फिल्म के एक्शन, इमोशंस और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन को और भी पावरफुल बनाने का काम करता है इसका साउंड ट्रैक एल्बम, जिसे कन्नड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री के रिनोन्ड कंपोजर अर्जुन जान्या ने कंपोज किया है। अर्जुन जान्या का नाम कन्नड़ा सिनेमा में कमर्शियल मास एल्बम और इमोशनल रिच कंपोजिशन के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है और केडी द डेविल में भी उन्होंने फिल्म के गैंगस्टर एटमॉस्फेयर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्शन ड्रिवन नैरेटिव को म्यूजिक के जरिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश की है। फिल्म का साउंड ट्रैक कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था और इसके म्यूज़िक राइट्स साउथ इंडिया के वेल नोन ऑडियो लेबल आनंद ऑडियो ने एक्वायर किए हुए थे। रिलीज़ के बाद साउंड ट्रैक को फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना गया, क्योंकि सॉन्ग्स ने ऑडियंस को फिल्म के कैरेक्टर और ओवरऑल टोन के पहली झलक दी हुई थी। अर्जुन जान्या के करियर का क्रोनोलॉजी में भी ये एल्बम एक नोटेबल प्रोजेक्ट माना गया। उनकी 2025 के प्रोजेक्ट 45 के बाद और त्रिशूलम से पहले आया केडी द डेविल साउंड ट्रैक उसके कमर्शियल एम्बिशियस वर्क में से एक माना गया। फिल्म का म्यूजिक सिर्फ सॉन्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि बैकग्राउंड स्कोर भी एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल कन्फ्रंटेशन और अंडरवर्ल्ड ड्रामा को एलिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। फिल्म का पहला सिंगल था शिवा शिवा था, जो 24 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुआ था। ये सॉन्ग रिलीज़ होते ही फैंस के बीच काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक बन गया था, क्योंकि ये फिल्म का पहला मेजर म्यूजिकल ग्लिम्स था। सॉन्ग के लिरिक्स थे वो मंजुनाथ बीएस ने लिखे हुए थे, जबकि इसे डायरेक्टर प्रेम और लीजेंडरी सिंगर कैलाश खेर ने मिलकर गाया हुआ था। शिवा शिवा एक स्पिरिचुअली चार्ज्ड और ए हाई एनर्जी ट्रैक के रूप में सामने आया था। सॉन्ग के अंदर डिवोशंस, पावर और इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। कैलाश खेर की पावरफुल वॉइस और रस्टिक सिंगिंग स्टाइल गाने को एक अलग ही इम्पैक्ट देती है। फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में भी ये ट्रैक सिर्फ एक डिवोशनल नंबर बनकर नहीं रह जाता, बल्कि प्रोटोगनिस्ट के इंटरनल एनर्जी और उसके लार्जर देन लाइफ जर्नी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट बन जाता है। इस फिल्म के दूसरे सिंगल की बात करें तो वह सेतगल्ला, जिसको 29 मार्च 2025 को रिलीज़ किया गया। इस सॉन्ग के लिरिक्स खुद डायरेक्टर प्रेम ने लिखे हुए थे। इसे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मिका सिंह ने अपनी एनर्जेटिक वॉइस से परफॉर्म किया था। सेतगल्ला एक प्योर मास एंटरटेनर ट्रैक के रूप में माना गया था, जहाँ पे वो इस तरह से ही वो सामने आया था। इस गाने में एटीट्यूड, स्वेगर और स्ट्रीट स्टाइल एनर्जी देखने को मिलती है। सॉन्ग का रिदम और बीट्स फिल्म के गैंगस्टर थीम के साथ काफ़ी मैच करती है। इस तरह से ट्रैक जनरली हीरो की लार्जर देन लाइफ इमेज को सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। केडी द डेविल में भी गाना ऑडियंस को प्रोटोगनिस्ट के कॉन्फिडेंस और फियरलेस पर्सनालिटी को फील कराता है। साउंड ट्रैक का तीसरा सॉन्ग अंथम्मा ज्योतितु कानो है। इस ट्रैक के लिरिक्स मंजुनाथ बीएस ने लिखे थे, डायरेक्टर राम ने खुद गाया हुआ था। ये सॉन्ग एल्बम के उन ट्रैक में से एक है जो ट्रेडिशनल कन्नड़ा फ्लेवर और कमर्शियल सिनेमा एनर्जी का इंटरेस्टिंग ब्लेंड प्रेजेंट करता है। सॉन्ग के टाइटल ही लोकल कल्चरल रूट से इंडिकेशन ले देता है। गाने में फोक इन्फ्लुएंस और मास अपील दोनों नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये साउंड ट्रैक को रीजनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फिल्म के नैरेटिव में ऐसे गाने ऑडियंस को स्टोरी के जियोग्राफिकल और कल्चरल सेटिंग से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। एल्बम का चौथा ट्रैक है सर से निन्ना सर से गा सर से है। ये इसके लिरिक्स है वो डायरेक्टर राम ने लिखे हुए थे। सिंगर थी ऐश्वर्या रंगराजन ने परफॉर्म किया हुआ था। ये वही सॉन्ग है जिसमें एक्ट्रेस नोरा फतेही स्पेशल अपीयरेंस में सेनोरिटा के रूप में नजर आई थी। फिल्म के प्रमोशनल फेज में ये सॉन्ग काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, क्योंकि नोरा फतेही की डांस परफॉर्मेंसेस ऑडियंस के लिए मेजर अटेंशन और अट्रैक्शन बनी हुई थी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोरियोग्राफी और ग्लैमरस स्टाइलिंग की वजह से ये साउंड ट्रैक सबसे कमर्शियल अपीलिंग सॉन्ग में से एक माना गया। फिल्म के इंटेंस क्राइम नैरेटिव के बीच ये गाना एंटरटेनमेंट विजुअल स्पेक्टेकल को एलिमेंट का ऐड करता है। एल्बम का पांचवा सॉन्ग है वो है नुग्गी होडिया
और लिरिक्स लिखे हुए थे इस गाने के प्रेम ने, और इस ट्रैक को लेजेंडरी सिंगर शंकर महादेवन ने अपनी एनर्जेटिक वॉइस से परफॉर्म किया था। शंकर महादेवन की पावरफुल वोकल्स की वजह से सॉन्ग में नेचुरल इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट आ जाती है। टाइटल और म्यूजिकल अरेंजमेंट को देखकर ये एक हाई एनर्जी मोटिवेशनल या एक्शन ओरिएंटेड ट्रैक फील होता है। इस तरह के सॉन्ग्स अक्सर हीरो के राइज, कन्फ्रंटेशन या मेजर टर्निंग पॉइंट के साथ यूज़ किए जाते हैं। फिल्म के मास एक्शन एटमॉस्फेयर के लिए ये ट्रैक परफेक्टली फिट होता है और साउंड ट्रैक को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। साउंड ट्रैक के छठा ट्रैक है कम ऑन काली। लिरिक्स डायरेक्टर प्रेम ने लिखे हुए थे। इसे पॉपुलर फोक स्टाइल सिंगर एंथनी दसान ने गाया हुआ था। टाइटल से ही क्लियर हो जाता है कि ये गाना डायरेक्टली प्रोटोगनिस्ट काली के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आता है। इसमें मोटिवेशनल एनर्जी, कॉन्फिडेंस और मास हीरोइज्म का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देखने को मिलता है। एंथनी दसान की रॉ और रस्टिक एनर्जी सिंगिंग स्टाइल गाने को और ग्राउंड लेवल कनेक्ट देती है। फिल्म के नैरेटिव में ये ट्रैक ऑडियंस को हीरो की जर्नी के साथ इमोशनली और एनर्जेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ये साउंड ट्रैक उन सॉन्ग में से एक था जो थिएटर और ओटीटी दोनों एक्सपीरियंस में ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बन जाता है। अगर पूरे साउंड ट्रैक को देखा जाए तो केडी द डेविल का म्यूजिक एल्बम एक ही टाइप का सॉन्ग तक लिमिटेड नहीं रहता है। इसमें डिवोशनल इंटेंसिटी वाला शिवा शिवा, मास एनर्जी से भरपूर सितगल्ला, फोक फ्लेवर वाला अंतम्मा ज्योतितु कानो, ग्लैमरस डांस नंबर सर से निन्ना सरेगा सर से, एक्शन ड्रिवन नूगी होडी और हीरो सेंट्रिक एंथम कमोन काली जैसे अलग अलग म्यूजिकल मूड्स शामिल है। ये वैरायटी साउंड ट्रैक को इंटरेस्टिंग बनाती है। अर्जुन जान्या ने एल्बम को इसी तरह डिज़ाइन किया कि सॉन्ग फिल्म की किसी ना किसी एक्सपेक्ट को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करे। फिल्म की रिलीज और साउंड ट्रैक की पॉपुलैरिटी के बीच केडी द डेविल एक कंट्रोवर्सी की वजह से भी फंसी हुई थी। ये कंट्रोवर्सी फिल्म के साउंड ट्रैक की एक पॉपुलर गाना पर्टिकुलर सॉन्ग सर से निन्ना सरसेगा से जुड़ी हुई थी, जो एल्बम मोस्ट टॉक्ड अबाउट ट्रैक में से एक बन गया था। जब यह गाना रिलीज़ हुआ तब शुरुआत में ऑडियंस का अटेंशन इसका ग्रैंड प्रेजेंटेशन, ग्लैमरस विजुअल्स और स्टार पावर की तरफ गया था। सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेस, डांसर नोरा फतेही और संजय दत्त प्रोमिनेंटली नजर आते हैं। फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन में भी ये ट्रैक काफ़ी एग्रेसिवली मार्केट किया गया था, जिसकी वजह से रिलीज़ के तुरंत बाद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। लेकिन जिस चीज़ से गाने को अटेंशन दिलाई वही बाद में कंट्रोवर्सी की वजह भी बन गई थी। ऑडियंस को के एक सेक्शन ने इस सॉन्ग के लिरिक्स के प्रेजेंटेशन को लेकर नाराज़गी जाहिर करनी शुरू कर दी थी, पर्टिकुलरली गाने के हिंदी लैंग्वेज वर्जन में, और उसके लिरिक्स कंटेंट को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। कई व्यूअर्स ने ये आर्गुमेंट की दिया कि सॉन्ग के कुछ लिरिक्स अननेसेसरली सजेस्टिव लग रहे थे और उनका मानना था कि इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत फिल्म के नैरेटिव में नहीं थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर डिस्कशन और डिबेट्स बढ़ने लगी थी और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स ने अपनी रिएक्शन पोस्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने गाने को सिर्फ एक कमर्शियल डांस नंबर्स और एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के रूप में देखा, जबकि दूसरे ग्रुप ने इसके लिरिक्स के ऑब्जेक्शनल पार्ट को भी फिंगर आउट करके दिखाया। क्रिटिक्स और ऑनलाइन यूज़र के एक सेक्शन ने गाने के वल्गर, डबल मीनिंग और ओवरली सजेस्टिव तक डिस्क्राइब किया था। उनका कहना था कि लिरिक्स और विजुअल प्रेजेंटेशन फैमिली ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं लग रहे थे। इस वजह से डायरेक्टर प्रेम और प्रोडक्शन बैनर केविन प्रोडक्शन दोनों ने ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। कंट्रोवर्सी बढ़ने के साथ साथ डिस्कशन सिर्फ सॉन्ग तक सीमित नहीं रही। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी एक वाइडर डिबेट शुरू हो गई थी कि कमर्शियल सिनेमा में क्रिएटिव फ्रीडम और ऑडियंस सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने मेकर्स के आर्टिस्टिक फ्रीडम को सपोर्ट किया, जबकि कुछ ने कहा कि पब्लिक कंटेंट रिलीज करते वक्त सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए था। इसी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब देखने को मिला जब बैकलैश लगातार बढ़ता गया और पब्लिक प्रेशर काफ़ी इंटेंस हो गया। ऑडियंस रिएक्शन और ऑनलाइन क्रिटिसिज्म के बीच आखिरकार सस्से निन्ना सेरेगा सरसे का वीडियो यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। वीडियो के रिमूवल ने कंट्रोवर्सी को
और भी ज़्यादा अटेंशन दिलाई, क्योंकि अब ये सिर्फ एक क्रिटिसाइज सॉन्ग नहीं रहा था बल्कि कन्नड़ा सिनेमा की रिसेंट ईयर्स में सबसे डिस्कस प्रमोशनल कंट्रोवर्सीज में से एक बन गया था। कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और फिल्म डिस्कशन कम्युनिटीज़ में इस मुद्दे पर अलग अलग ओपिनियन सामने आए। एक तरफ ऐसे व्यूअर्स थे जो मानते थे कि सॉन्ग को रिमूव करना ऑडियंस सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट करने के लिए ज़रूरी था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि कंट्रोवर्सीज को सोशल मीडिया का ने ज़रूरत से ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया था और क्रिएटिव कंटेंट को जज करते वक्त कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर किया जाना चाहिए था। चाहे ओपिनियन अलग अलग रहे हो, लेकिन एक बात क्लियर थी कि सर से निन्ना सर शेरा गया सर से कंट्रोवर्सी ने फिल्म के प्रमोशनल फेज को काफ़ी अफेक्ट किया। सॉन्ग रिलीज़ के बाद जो अटेंशन सिर्फ म्यूज़िक और स्टार कास्ट पर सेंटर थी, वो धीरे धीरे लिरिक्स, सेंसरशिप, ऑडियंस रिएक्शंस और क्रिएटिव फ्रीडम जैसे टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट हो गई। इसी वजह से ये इंसिडेंट केडी द डेविल की प्रोडक्शन और रिलीज जर्नी के एक नोटेबल चैप्टर बन गया, और जिसके चलते साउंड ट्रैक और प्रमोशनल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट माना जाता है। फिल्म के रिलीज फेज की बात करें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि केडी द डेविल उन प्रोजेक्ट में से एक थी जिसे ऑडियंस काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन शेड्यूल, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और रिलीज प्लानिंग की वजह से प्रोजेक्ट कई बार डिले होता हुआ नजर आया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केडी द डेविल 30 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज करवा दिया गया। फिल्म जब सिनेमा में पहुंची तब तक इसके ट्रेलर, सॉन्ग्स और स्टार स्टड कास्ट की वजह से ऑडियंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो चुकी थी। ध्रुव सरजा के फैंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रिलीज थी, क्योंकि फिल्म को उनके करियर के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक के रूप में देखा जा रहा था और उसी तरह प्रेजेंट किया जा रहा था। रिलीज से पहले ही फिल्म को CBFC की तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। फिल्म के इस कंटेंट को देखते हुए CBFC ने एडल्ट रेटिंग कैटेगरी में इसको सर्टिफाई किया है। इस डिसीजन का प्राइमरी रीज़न ये था कि दिखाई गई जो वायलेंस है, ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस है और इंटेंस क्राइम रिलेटेड कंटेंट था, उसी वजह से इसको ए रेटेड सर्टिफिकेशन दिया गया था। यह सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं फिल्म के टोन को भी डिफाइन करता है। केडी द डेविल कोई लाइट हार्टेड कमर्शियल एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि एक डार्क गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर भी थी, जहां अंडरवर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, रिवेंज ड्रिवन कन्फ्रंटेशन और वायलेंट पावर स्ट्रगल कहानी का मेजर हिस्सा थे। इसी वजह से मेकर्स ने भी फिल्म को मेच्योर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट किया था। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के बाद वर्ल्ड वाइड लेवल पर अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ और 64 लाख का ग्रॉस कलेक्शन रजिस्टर किया हुआ था, जिसमें इंडिया से इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 24 करोड़ 64 लाख का टोटल आया था और इसमें इस फिल्म को रिलीज नहीं दी गई थी। इसका नेट कलेक्शन इंडिया का था वो 21 करोड़ 64 लाख का था, और इस फिल्म के जो 24 करोड़ 64 लाख का ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग करीबन 13,798 में से आया हुआ था। बॉक्स ऑफिस नंबर को देखकर ये साफ नज़र आता है कि फिल्म के मेजर बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से ही आया, और ट्रेड सर्कल में भी फिल्म की परफॉर्मेंस को लेकर मिक्स डिस्कशन देखने को मिली। एक तरफ फिल्म के ग्रैंड स्केल स्टार कास्ट और प्रोडक्शन वैल्यू को अप्रिशिएट किया गया, जबकि दूसरी तरफ कुछ एनालिटिक्स का मानना था कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स और मैसिव हाइप के लेवल तक नहीं पहुंच सका, जिसके चलते रिलीज से पहले ही जो क्रिएट हुआ था उस लेवल की ये फिल्म नहीं पहुंच पाई। लेकिन थिएट्रिकल रन के दौरान फिल्म ने एक्शन लवर और मास सिनेमा ऑडियंस के बीच अपनी डेडिकेशन फॉलोइंग जरूर डेवलप की। ध्रुव सरजा के एक्शन सीक्वेंस, संजय दत्त का इंटीमेटिंग प्रेजेंस और फिल्म के गैंगस्टर बैकड्रॉप को ऑडियंस ने डिस्कशन का मेजर टॉपिक बना रहा था। सीक्वल की बात करें तो केडी द डेविल की सबसे इंटरेस्टिंग सरप्राइज में से एक उसका एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिला। जब फिल्म अपने कंक्लूजन पर पहुंचती है और क्रेडिट रोल होना शुरू होते, तब मेकर ऑडियंस को एक फ्यूचर एक्सपांसन का हिंट देते। एंड क्रेडिट में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि फिल्म का सीक्वल डेवलप किया जाएगा, जिसका टाइटल होगा KD2 एविल्स किंगडम। ये अनाउंसमेंट फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग थी, क्योंकि पहली फिल्म के इवेंट के बाद भी केडी की दुनिया में कई अनआंसर्ड पॉसिबिलिटीज़ और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बचे हुए नजर आते हैं। टाइटल एविल्स किंगडम खुद एक लार्जर स्केल स्टोरी की तरफ इशारा करता है, जहां पहली फिल्म एक ऑर्डिनरी इंसान के केडी बनने की जर्नी को एक्सप्लोर करती है, वहीं सीक्वल के टाइटल से ये इंप्रेशन मिलता है कि अगली फिल्म अंडरवर्ल्ड एम्पायर, पावर एक्सपांसन और भी डेंजरस क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट को फोकस कर सकती है।
फिल्म के फाइनल मोमेंट और सीक्वल टीज को देखकर कई व्यूअर्स ने स्पेकुलेट किया कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में केडी की क्रिमिनल हायरार्की में बढ़ती हुई पोजीशन, नए राइवल्स और अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये अनाउंसमेंट क्लियरली इंडिकेट करती है कि मेकर्स केडी फ्रेंचाइज को एक स्टैंड अलोन फिल्म के तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और इसे एक यूनिवर्स और फ्यूचर में एक्सपांड करके एक बड़े प्लानिंग के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। फिल्म की थिएट्रिकल रन के बाद अगला बड़ा सवाल था ओटीटी रिलीज़, और ओटीटी रिलीज़ के लिए अच्छे खासे प्राइस में पहले राइट्स बेच दिए गए थे, जहां पे 5 जून 2026 को ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जो राइट्स खरीदे हुए थे उसके मुताबिक केडी द डेविल के रिलीज़ किया हुआ था। ओटीटी रिलीज़ के साथ कन्नड़ा लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं थी। इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को मल्टीपल वर्जन्स में डब किया था और साथ ही में अलग अलग रीजन के व्यूअर्स ने भी आसानी से इस फिल्म को एंजॉय कर सके। उस वजह से ZEE5 नेटवर्क ने 5 जून 2026 को कन्नड़ा के साथ दूसरे मल्टीपल लैंग्वेज में भी डब करके ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ था। तो और केडी द डेविल की जो ओटीटी पे रिलीज़ हुई उसके बाद में भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, और उसके बाद में केडी 2 जो एविल किंगडम की जो अनाउंसमेंट होती है एंड में, केडी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है वो दिखाती है, वो हिंट देती है, उससे लोगों का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो ऑफिशियली केडी द डेविल नाम के साथ ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे ये फिल्म विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, केडी द डेविल फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म की कहानी का एक प्रॉपर मैंने ब्रेकडाउन और एनालिसिस साथ ही में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर भी हमने ब्रेकडाउन किया हुआ है, साथ ही में इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, कंट्रोवर्सीज, इन सभी चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस और सेकंड पार्ट के लिए, सिक्वल के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है वो भी मैंने शेयर की हुई है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।